दिए बुझाती आंधी को भड़काती है, दिए बुझाती सोलों को भड़काती है। आंधी को भी दुनियादारी आती है। यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चे को खा जाती है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। शोहरत इतनी कि अगर गूगल में सर्च किया जाए, लाख लिखा जाए तो इखलाक अंसारी आता है। नाम की बात हो तो पर्दे के पीछे लोग कहते हैं अच्छा आदमी है। उसके बाद बात होती है पहचान की, तो एक बयान में अगर नाम डाल दिया जाए तो सोशल मीडिया सेंसेशन हो जाता है, भूचाल मच जाता है। आज शख्सियत के तौर पर हमारे साथ इखलाक अंसारी जी जुड़ेंगे और इस कहानीनामा में, इस कहानी के सफ़र में उनके पूरे जीवन को टटोलेंगे। वैसे इस सफ़र में मैं देखूंगी कि एक बहुत बड़े बंद कमरे में बहुत सारी खिड़कियां हैं और कोशिश रहेगी कि हर खिड़कियों से झांक कर देखा जाए कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत रही है या फिर सफ़र में कितनी कठिनाई रही है। वैसे सोशल मीडिया पर इखलाक अंसारी के फ़ैन क्लब को आप देखते हैं और कहा जाता है कि कोई हेट क्लब तो है ही नहीं। आज उसी शख्सियत को हम टटोलेंगे जिसने लोकसभा इलेक्शन में धूम मचा दिया। इकलौता शख्स 90,000 वोट ले आया और उसके बाद से सबकी नज़रों में आ गए। लेकिन नज़र में आने के और भी कई तरकीब थे, फिर सियासत में ही क्यों एंट्री लेनी पड़ी, ये भी सवाल रहेंगे। वैसे इस पूरे सफ़र को जब आप सुनिएगा तो कहानी जो है आपको प्रेरित ज़रूर करेगी और ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि गरीबी से आखिर क्या उत्पन्न होता है। गरीबी जो है किस तरीके से सोसाइटी में आगे जा कर के कौन से रास्ते तक हमें छोड़ आती है। मैं चाहूँगी कि आप सभी इखलाक अंसारी जी के इस सफ़र को देखकर ये भी महसूस करें कि ज़िंदगी कभी आसान रहेगी, कभी कठिनाई से भरी हुई रहेगी और कभी कभी इतनी सुखद रहेगी कि लोग चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो। बहुत इस्तकबाल है इखलाक अंसारी जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त व्यूअर्स को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। आपने जो एक सवाल किया कि गरीबी, देखिए गरीब जो शब्द होता है ना, अगर उसको हम लोग एक किताबी तौर पर देखें तो गरीब का दूसरा नाम मजबूर होता है। कोई भी इंसान जब उस पीढ़ी तक वो चलते हैं, गरीबी स्तर पे जब चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मजबूर होता है जी। और आज हमारे समाज में गरीब लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि जो पैसों वालों के पास है उसके अधीन हो चुके हैं। उनके हर इशारों पर कार्य करते हैं, चाहे वो राजनीति पर हो, पढ़ाई लिखाई पर हो या कहीं पर भी हो। साधारणतः अगर बात करें, एक साधारण सी चीज़ से बात करेंगे, अगर आप ब्लॉक में चल जाइएगा, हमारे जितने भी, मान लीजिए कि हमारे गोविंदपुर ब्लॉक हो, निरसा ब्लॉक हो, बलियापुर ब्लॉक हो, जो हमारे क्षेत्र पर जो नॉर्मली जो ब्लॉक पड़ता है, आप वहाँ पर चल जाइएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि गरीब लोग इतने शोषित और वंचित हैं कि आज उनको मोटेशन के नाम पर उनको एक भारी रकम देना पड़ रहा है। थाना पर एक गरीब जो है, जो मजबूर है, उनको थाना में वो घुस नहीं पाते हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो जो हमारे सुप्रीमो है, उनका भी अगर एक ज़िंदगी को देखा जाए तो बड़ा ही एक गरीब परिवार से वो पनपे हैं और आज पूरा झारखंड पर एक चर्चा का विषय बन के बैठे हुए हैं। अगर मेरी ही बात करें तो मेरा घर या सब चीज़ छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। आप पता कीजिए, हम लोग का इनकम पता कीजिए, सब चीज़ पता कीजिए, लेकिन आज हम लोग गरीब का एक आवाज़ बन करके आए हैं और टाइगर जयराम महतो ने यह साबित कर दिया कि गरीब है, लेकिन अगर आप अपना हक अधिकार को जानते हैं तो आपको गरीब होने की वजह से आपको दब करके नहीं रहना है। आप आवाज़ बनिए अपना, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, बीडीओ हो, सीओ हो, थाना प्रभारी हो, एसपी हो, डीएसपी हो। अगर आप सही हैं तो टाइगर जयराम महतो ने साफ और स्पष्ट कहा है कि आप स्वतंत्र हो करके, ये आपको संविधान अधिकार देता है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। आप अपने अधिकार के लिए, मतलब अधिकारी के पास अपनी बातों को स्वेच्छा से और बिंदास होकर के बिना डर भय के रख सकते हैं। टाइगर जयराम महतो समझ झारखंड में 81 विधानसभा में एक विधानसभा मैडम जीते हैं हम लोग, लेकिन याद रखिएगा 80 पर टाइगर जयराम महतो भारी है जी। 80 पर भारी है। टाइगर जयराम महतो ने साफ और स्पष्ट कहा है कि समझ झारखंड पर अगर कहीं पर भी, अगर झारखंडी को, अगर खतियानधारी को अगर कहीं पर शोषण होता है तो पहले तो हम पद पर नहीं थे, अब समझ जाइए हम पद पर आ चुके हैं। एक विधायक के तौर पर हम आए हुए हैं। मेरे झारखंड वासी को या खतियानधारी को अगर कहीं पर भी शोषण होता है
या फिर इन लोगों को दबाया जाता है, धमकाया जाता है, तो टाइगर जयराम महतो और उनका सिपाही, यानी हम लोग अपने आप को उनका सिपाही मानते हैं, उनका सिपाही हर जगह पर खड़ा रहेगा। अखलाक जी, आपका नाम अखलाक है या 1 लाख है? क्या है? नहीं, नाम एक्चुअली अगर बहुत अच्छा चीज़ बोले कि इखलाक है, अखलाक है, अगर ये एक उर्दू नाम होती है, सॉरी अरबिक ये होता है। अखलाक मतलब होता है कंडक्ट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि आपका हाव भाव, आप दूसरे के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फिर लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस चीज़ का मतलब होता है अखलाक। तो कोई अगर मुझे इखलाक कहते हैं या फिर इखलाक कहते हैं, कोई मसला नहीं होता है। एक चीज़ है, कम से कम वो जानते तो हैं। और ये टाइगर जयराम महतो का देन है कि इखलाक अंसारी एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से एक पढ़ा लड़का और राजनीति पर आया, और मैं अपने सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम समझ झारखंड में एक पहचान देने का कार्य किए हैं। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक अंसारी हुआ। अखलाक जी, एक बात बताइएगा, जब भी किसी के पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हम उनके बचपन को देखते हैं, और उसी से बचपन से ही कहीं ना कहीं जो है पूरा हमारा जो पर्सनालिटी है डेवलप होता है। कैसा गुजरा बचपन? बहुत अमीरी देखी, बहुत गरीबी देखी, कैसे देखते हैं उसको? मैडम, अगर मेरी बचपन की बात कीजिए तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। और हमने गरीबी को बड़ा करीब से देखा है, सब चीज़ को बड़ा करीबी से देखा है। हमको लगता है कि मैं इनका ही उम्र का होगा, या फिर 7 साल 8 साल मेरी उम्र होगी। उस समय मेरी मदर एक्सपायर कर गई, और जब बाप को सुख देने का समय आता है, मतलब समझ जाइए कि चलिए आप काम करेंगे, काम करके फादर को हम एक अच्छा जीवन देंगे, तो 2016 में मेरे फादर एक्सपायर कर गए। लेकिन मेरे पापा मतलब एक ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चलाते थे, और इतना ज़िंदगी में उन्होंने संघर्ष किया कि ट्रक चलाते चलाते उन्होंने ट्रक का ओनर भी बने, ट्रक के ओनर भी बने वो, मतलब उनका 3 ट्रक हो गया। लेकिन हर एक समय बचपन से ही, जब मेरी माँ एक्सपायर कर गई थी, तो मेरे फादर का एक ही कहना था कि दौलत जो होता है, सबसे बड़ा दौलत होता है कि आप अपने औलाद को, अपने बच्चे सबको पढ़ा लिखा दो। तो मेरे फादर बोर्डिंग स्कूल पे हमको भर्ती किए। तो बहुत ऐसे इस क्षेत्र के जो नामी ग्रामी बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, तो लोग कहते थे कि एक ट्रक ड्राइवर अपना बेटा को कैसे पढ़ा पाएगा, ये तो एडमिशन करवा दिया है। मेरे फादर एक ही चीज़ कहे थे कि हम भीख मांग लेंगे, लेकिन अपना बेटा इखलाक को हम ज़रूर पढ़ाएंगे। और उन्होंने मुझे बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया, जहाँ टाइगर जयराम महतो का घर है, तो चाची वहाँ पर देखे होंगे, सेंट थॉमस एक स्कूल है। और ये 2000 के समय ये मतलब पीक पॉइंट पे थे, और उस समय अमॉन्ग द 10 टॉप स्कूल्स ऑफ धनबाद सेंट थॉमस भी एक स्कूल था रैंक पे। और मैंने वहाँ से मैट्रिकुलेशन किया। इंटरमीडिएट आपका JNMS जो आपका डिगवाड़ी में पड़ता है, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर ग्रेजुएशन रांची से किया, मास्टर डिग्री किया, BEd किया। मतलब मेरा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो कभी भी मेरे पापा मतलब इस चीज़ को नहीं हमको महसूस होने दिए कि हम तुमको नहीं पढ़ा सकते हैं, बल्कि मेरे फादर हर एक समय बोले कि बेटा तुमको जितना पढ़ना है और जहाँ भी पढ़ना है, सिर्फ तुम इच्छा रखना कि हमको पढ़ना है। और कभी मेरे फादर ये नहीं बोले कि पढ़ लिख के तुम नौकरी ही ले लेना। पढ़ाई लिखाई के मेरे फादर एक भाई ग्रामीण क्षेत्र में थे, लेकिन उनका मानसिकता को हम दाद देते हैं, क्योंकि मेरे फादर जब भी देखे तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ ही उनका उठना बैठना हुआ। वो हर एक समय कहते थे कि पढ़ लिख के नौकरी ले लेना ये बड़ा चीज़ नहीं होता है, लेकिन पढ़ लिख करके अगर समाज में एक अच्छा कार्य करना, अगर समाज तुमको इज्जत के निगाह से देखे, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है और ये सबसे बड़ा दौलत होता है। तो काश अगर मेरे फादर आज अगर जिंदा रहते तो हमको नहीं लगता है कि हमसे ज़्यादा खुशी मेरे फादर को मिलता कि मैंने अपना बेटा को पढ़ाया, गाँव में शिक्षा दर को भी आगे की ओर ले जा रहे हैं, और राजनीति में भी मेरा बेटा सक्रिय होकर के लोगों का सेवा ही कर रहे हैं। आज तक मैंने विश्वास नहीं कीजिए कि 1 साल का कैरियर में राजनीति पर पूरा मेरा गांव या कहीं पे भी क्षेत्र पर चले जाए, किसी से पूछेगा कि अखलाक अंसारी किसी के साथ 1 रुपया लेकर के काम किया है, मेरा दिल कभी गवारा नहीं देता है, क्योंकि गरीबी को मैंने देखा है। पहले लोग थाना पर जाते थे तो जितना भी राजनेता जो अपने आप को मानते थे, उन लोग मतलब थाना जाने से ही मतलब क्या 5,000 रुपया ढीला कर दीजिए। लेकिन आज कम से कम मैं अपने थाना की बात कर रहा हूँ, मैं अपने थाना की बात कर रहा हूँ, चाहे निरसा हो, गोविंदपुर हो। मैंने साफ और स्पष्ट कहा है कि अगर कोई लड़का गलत काम किया है या फिर कोई क्राइम किया है, तो 2 ही ऑप्शन रखिए, या तो उसको जेल भेज दीजिए, या फिर अगर गलत नहीं किया तो मोहम्मद अखलाक अंसारी जब तक है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी नहीं होने देंगे, गलत ढंग से नहीं। अगर वो गलत किया है आप जेल भेजिए, अगर गलत नहीं किया है तो जब तक अखलाक अंसारी है आप उसको जेल नहीं दे सकते हैं। तो लोगों को विश्वास और एक उम्मीद जग रहा है कि नहीं, ये सब जो नौजवान लड़का लोग आया है, और ये सारा दिन ये सब टाइगर जयराम महतो का है, क्योंकि
आज तक उन्होंने सभा से हो या फिर अधिकारी के पास हो, वो गरज के बोले हैं। और टाइगर जयराम महतो के साथ वही सब है जो गरज के बोल सकता है, जो सच्चाई बोल सकता है, जो मतलब कहीं पर अगर कोई पदाधिकारी गलत कर सकते हैं तो उसके विरुद्ध अगर आवाज बन सकता है, तबे तक टाइगर जयराम महतो के साथ है, अन्यथा टाइगर जयराम महतो के साथ रहने का कोई जरूरत नहीं है। कितने भाई बहन है अखलाक जी आप लोग? मैडम एक्चुअली हम 2 भाई और 2 बहन हैं जी और चारों में सबसे बड़े हम हैं। जी। मेरे बाद मेरा एक छोटा भाई है, उसके बाद फिर मेरी बहन है और उसके बाद फिर मेरी एक छोटी तो बहन बड़े है। बच्चे पे तो घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी होती है, वो बचपन में ही बूढ़ा हो जाता है। नहीं, हाँ ये बात तो सही बात है कि हम लोग का गांव में एक कहा जाता है कि बड़ा भाई जो रहे वो बांध के पार्टी रहे। पार्टी मतलब जो जिसमें कपड़ा लोग धोते हैं, यानी उस पर सब कोई आएंगे, सब कोई उसको मतलब पटकेंगे, मतलब कपड़ा धोएंगे, वही चीज होता है बड़ा भाई। लेकिन बड़ा भाई और उसके साथ जितने छोटा होता है, समझ जाइए उसका बाप भी होता है बड़ा भाई। जी जी। तो बड़ा भाई कभी भी आप आज तक देखे होंगे कि बड़ा भाई भले ही हर जगह पर दबता आया है या फिर बात सुनता आया है, लेकिन हर एक समय देखे होंगे बड़ा भाई कभी दुखी नहीं रहा है। क्योंकि ईश्वर अल्लाह भी देखते हैं कि जो बड़ा भाई होता है कभी बाप का रोल प्ले किया, तो कभी बड़ा भाई का रोल प्ले किया, तो कभी वो छोटा भाई के साथ कभी दोस्त का भी रोल प्ले किया है। लेकिन आज के दौर पर जो मेरा अनुभव है, मेरा छोटा भाई मेरे हमसे ज़्यादा मेहनत किया है। वो उस समय काम करके हमको स्कूल में पढ़ाते थे। ये थोड़ा सा अपोजिट है। मैं अपने छोटे भाई को भी कभी नहीं भूल सकता हूँ, उनका नाम सबाब अंसारी है। वो काम करके हमको पढ़ाते थे, क्योंकि मेरे फादर भी ट्रक चलाते थे, मेरा छोटा भाई भी ट्रक चलाता था। आज दोनों ट्रक चला करके समझ जाइए कि बड़ा भाई को पढ़ा रहा है। तो मेरा छोटा भाई के मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और हमको नहीं लगता है कि उनका कर्ज हम कभी उतार पाएंगे। जो है बचपन में ही मतलब आपकी परवरिश जो है बहुत इंटरेस्टिंग रही है कि छोटा भाई जो वो चाहता है कि बड़ा भाई अच्छा करे। एकदम देखिए, जब मेरी माँ इंतकाल की थी, मेरी माँ जब डेथ की थी, तो मेरा छोटा भाई को थोड़ा मोड़ा याद था, लेकिन हमको पूरा याद है कि अम्मी कैसे हम लोग को रखती थी, कैसे बात करती थी, क्या करती थी, नहीं करती थी। और जब मेरी माँ जा रही थी तो मेरा माँ गाड़ी पे, जब उस समय एम्बेसडर कार हुआ करता था, तो उसी कार में बैठ के जा रही थी और मेरा माँ हमको साफ और स्पष्ट कही थी कि बेटा हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और पता नहीं हम वहाँ से लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, लेकिन तेरे पीछे हम ये सब छोड़ के जा रहे हैं, तुम इसको बड़ा भाई समझ करके इन लोगों का पूरा देख रेख करना। तो इसलिए हम बड़ा भाई को छोटा भाई को और अपनी बहन को कभी भी आज तक भूल नहीं पाए हैं। तो मतलब आप जितने भी आपके भाई बहन हैं सबकी शादी वगैरह? हाँ, सबका शादी हो गया, सबके बच्चे हैं। जैसे कि मेरी जो अपनी माँ थे उसका हम लोग 2 भाई 1 बहन। अच्छा। फिर उसके बाद जो मेरी एक और स्टेप मदर हुई, उनका 1 बेटी है। लेकिन आज तक वो लड़की अभी तक नहीं समझ पाई है कि भैया जो है मेरे सौतेले भाई हैं या फिर अपने हैं। आज तक नहीं समझ पाए हैं और मैं भी उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाता हूँ। आज तक मेरी बहन को मतलब जब एक बार में बुलाती है तो उसका ससुराल हम पहुँचते हैं, ले आना। अभी 3 बजे के समय उसी को फिर हम उसका मायके छोड़ने के लिए, ससुराल छोड़ने के लिए हम जाएंगे। तो कभी भी भाई बहन में मतलब ये हम लोग को आभास नहीं हुआ कि कौन अपना है और कौन पराया है। फादर सबको इक्वल देखे और इस मेरी माँ का 1 ही बेटी है और समझ जाइए मेरी अपनी है। हम लोग 2 भाई 2 बहन सब जगह पर बोलते हैं और अपने अच्छा, हैं। एक चीज बताइए, बचपन में गंभीर बच्चे हुआ करते थे या शरारती मस्तीखोर? नहीं, अगर बात कीजिएगा, मेरे चाचा लोग बताते थे कि घर में सबसे सीधा सपट्टा हम ही थे, बहुत सीधे थे। और अगर बदमाशी हम कभी करते भी थे तो सिर्फ मामा घर में करते थे, बस ऐसे बाहर में एकदम। हाँ, उसके बाद समय कहाँ मिला। उसके बाद तो हम 6 साल के थे और फादर बोर्डिंग स्कूल में डाल दिए। उसके बाद कोई फुर्सत नहीं। हाँ, उसके बाद ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ? ग्रेजुएशन मेरा गवर्नर कॉलेज रांची से हुआ और फिर रांची चले गए 12 के बाद? हाँ, 12 के बाद हम रांची गए। और देखिए एक चीज होता है ना कि विकेट चाइल्ड एंड नॉटी चाइल्ड। विकेट नहीं होना है लेकिन नॉटी होना है। अगर कोई बच्चे अगर क्लास में रहते तो हम उन लोगों को बोलते हैं कि ज्यादा शांत भी रहना अच्छा बात नहीं है। अच्छा। थोड़ा सा बदमाशी करो, थोड़ा सा चंचल बनो। चंचल बच्चा लोग को होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि बच्चा एकदम छोटा से ही बड़ा गंभीर रूप में है तो शायद माँ बाप उसको डॉक्टर घर ले जाते हैं। और अगर कोई बच्चा चंचल रहता है तो एक टीचर का साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो बच्चा ज़्यादा चंचल होता है पढ़ा लिखा में भी अच्छा होता है। तो मैं शुरू से ही बड़ा चंचल रहा हूँ। स्कूल में भी बदमाशी आज तक मतलब क्या किए हैं और अच्छा बदमाशी किए हैं।
क्यों नहीं करेंगे? मतलब अगर अच्छे स्कूल लाइफ शरीफ एक वाले। गोल्डन पीरियड होता है, एक गोल्डन अच्छा, पीरियड होता है। शरीफ बदमाश। हाँ, उस समय आप नहीं कीजिएगा तो फिर शायद आपको लगता है कि आप वो स्टूडेंट लाइफ को जी नहीं अच्छा, पाए हैं। स्कूल डेज में कल्चर इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट कर क्या इंटरेस्ट था? नहीं, मेरा गाना, शुरू से खाना? ही शुरू से जैसे कि हम लोग स्कूल में ड्रामा होता था, क्योंकि सेंट थॉमस की बात करें जी तो ड्रामा में मैं बराबर पार्टिसिपेट करता था। और जहाँ पर इंग्लिश बोलने वाला जो होता था, जी। वहाँ पर जो रेबा फ्रांसिस हम लोग की मैडम थे, जो प्रिंसिपल थे, वो हमको इंग्लिश में जब कहीं बात होता था जी। तो इंग्लिश में हमको लेती थी कि इंग्लिश का जो रोल होगा जी, जी, वो जी। मोहम्मद अखलाक अंसारी प्ले करेंगे। जी। मैंने वहाँ पर स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे डांस पे हो या फिर आपका ड्रामा में हो, डांस में हम ना के बराबर पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि डांस हमको नहीं आता जी। है और गाना गाने हमको नहीं आता है। जी। लेकिन अगर जहाँ पर नाटक का बात होता था तो नाटक में हम स्कूल में हर एक समय पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि आज उसी का देन है कि अगर आज हम स्टेज को फेस कर लेते जी। हैं, चाहे कितना भी भीड़ रहे या कुछ भी रहे, तो इसका जो श्रेय जाता है जी। वो समझ जाइए कि आपका स्कूल को जाता है, जी। क्योंकि आपका स्कूल आपको उसी समय बोल्ड बना दिया जी। कि आप कम से कम ड्रामा को और सारा चीज़ को आप फेस कर लिए हैं। और मैंने अपना स्कूल में बच्चे लोग को हर एक समय कहा है कि आप ड्रामा पे पार्टिसिपेट करो, कल्चरल प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आज अगर आप 100 का भीड़ को अगर फेस कर लेते हो तो आने वाले दिन में आपको 1000 फेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अखलाक जी, जब आप रांची गए तो कहा जाता है कि गांव का लड़का जब राजधानी पहुंचे या बड़े शहर पहुंच जाए तो उसका जो पूरा हरकत है वो बदल जाता है और बिगड़ने लगता है। और वो उम्र भी था कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे होंगे, तो उस समय खुद को कैसे संभाले और उस समय क्या पढ़ाई कैसे चल नहीं रही? बिगड़ेंगे क्यों? जैसे एक होता है कि गांव के बच्चे को भी अधिकार है कि बाहर शहर में जा करके तो शहर पढ़ाई की हवा करना नहीं लगी? नहीं, हम बचपन से शहर में ही रहे मैडम। क्या बोले कि व्हेन आई वाज ओनली 5 years old, जब हम 5-6 साल के थे तभी मेरे फादर हमको हॉस्टल में भेज दिए। तो समझ जाइए कि शहर का हवा तो मतलब क्या, मतलब मेरा परवरिश ही हुआ है शहर में, जी जी जी। सब चीज़ हुआ है शहर में। जी। क्योंकि मेरी लैंग्वेज या फिर आप कभी भी देखे होंगे कि हिंदी बोलना और मेरी हिंदी को थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ जाता होगा, एकदम है। क्योंकि इंग्लिश में हम लोग एक सब्जेक्ट होता है साउंड एंड इंटोनेशन। मतलब अंग्रेज को अगर आप भारत में ला करके या फिर उसका बच्चा को भारत में ला करके अगर आप रख दिए, सपोज करते हैं उसको ला करके भारत में उसको रख देते हैं, भले वो भारत में आपका बचपन से रहा, लेकिन जब वो खोटा नहीं, जब हिंदी बोलेंगे तो उनका जो आवाज है आपको ब्रिटिश आवाज मिल जाएगा। एकदम ये लॉजिकली बात करें तो मेरी जो परवरिश हुई तो वो हो गया मतलब बाजार में, हॉस्टल में हो गया। तो कभी भी इस चीज़ को प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मैंने जब भी रांची में भी गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात नहीं था कि चलिए हम गांव से आए हैं, या फिर उन लोगों को कभी भी अंदाजा नहीं कर पाए कि अखलाक अंसारी गांव से आया था। तो उस समय फील होता था कि लोग बोलेंगे गांव से आया, लेकिन आज मुझे फक्र महसूस होता है। और पहले लोग देखते होंगे कि बिग बाजार हो या मॉल पर हो, लोग खोटा भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन टाइगर जयराम मातो जब से भाषा का आंदोलन किए, जब से हम लोग भाषा के बारे में लोगों को जागरूकता की है, आज फक्र महसूस होता है कि मोहम्मद अखलाक अंसारी खोटा से इंटरव्यू भी देता है। या फिर हम लोग जब बिग बाजार या सिटी स्टेट कहीं पे भी जाते हैं तो आज हम लोग खोटा भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और फक्र भी महसूस भी होना चाहिए कि जिस भाषा से मेरा जन्म हुआ है, जो मेरा माँ बाप दादा दादी मेरा पूर्वज लोग इस भाषा को प्रयोग करते हुए आए, जिसकी वजह से आज हमको पहचान मिला, उस भाषा से शायद लोगों को शर्म महसूस नहीं करना चाहिए, हमको गर्व महसूस होता है। और कॉलेज लाइफ था, कभी इस चीज़ को माइंड में आता नहीं था, बस कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, मूवी देखना, फिर मतलब दोस्तों के साथ घूमना। ओवरऑल सिंसियर स्टूडेंट रहे। हाँ, शुरू से ही मैंने देखिए एक चीज़ मैंने क्या, पढ़ाई को उस जगह पर रखा, इंटरटेनमेंट अलग जगह पर रखा, दोस्ती यारी को अलग जगह पर रखा, और सब चीज़ करते हुए आज तक अल्लाह का शुक्र है कि 2006, 8, 11, 14 ये मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो कभी भी एक बार भी लैप्स नहीं हुए कि चलिए फलाना जगह पर हम फेल कर गए या फिर ये हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मास्टर की डिग्री कहाँ से? मास्टर डिग्री आपका रांची यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट से। सब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश से ही। इंग्लिश हाँ। था। उसके बाद बीएड कब हुआ? बीएड आपका मतलब मेरा हुआ 2000, जिसके कि 8 से मेरा 11 ग्रेजुएशन, 11 से 12-13 आपका हो गया, फिर 14-15 जो होता है वो मेरा बीएड का हो गया। आपका मनरखन महतो बीएड कॉलेज आपका इरबा में पड़ता है, रांची में। और फिर वो समय जब किसी लड़के या लड़कियों का विवाह होता है, वो कब हुआ? मैंने शादी तो देखिए मैडम, जिस प्रकार का मेरा परवरिश रहा, लोग या फिर गांव के लोग या फिर मेरे रिश्तेदार कभी नहीं मतलब सोचे होंगे कि अखलाक अंसारी शादी गांव में करेंगे। और जब हम रांची में पढ़ते थे तो उस समय वहाँ से भी रिश्ता मतलब बहुत ऐसा होता है कि लोग ने कहा कि नहीं आप शुरू से रांची में रहें तो रांची में शादी कर लीजिए। तो हाँ हुआ ऐसे। तो फिर उसके बाद मतलब एक दो जगह मन में भी था कि चलिए रांची में भी शादी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन
आपको मैंने बताया कि मेरी माँ मेरी स्टेप मदर है, और शायद जो मैंने बलिदान दिया है, हमको नहीं लगता है कि कोई भी नौजवान लड़का ये बलिदान देगा। मैंने अपनी माँ को कहा कि आपको जहाँ पसंद होता है आप वहाँ से कह दीजिए, हमको लड़की देख लीजिए। और हम लोग जो इस्लाम में है कि हम लोग रिश्तेदार में भी शादी कर सकते हैं। तो मेरी माँ बोली कि, और इसीलिए मैं अपना माँ का बात पे चला, क्योंकि अगर हम कहीं और से शादी करके ले आते, हो सकता है मेरा माँ का सेवा नहीं करता, होता है, या फिर रांची से आ जाती है तो हो सकता है कि सेवा नहीं करता, या फिर धनबाद से या गोविंदपुर कहीं से भी, या फिर इसी गांव से कहीं हो जाता मेरे शादी। तो एक होता ना कि मान लीजिए कि हम बाहर में काम करते तो हो सकता है माँ का सेवा नहीं करता। तो हम माँ को बोले कि आपको अगर आपका रिश्तेदार में कहीं ऐसा कोई लड़की नज़र आता है तो आप जा करके देखिए। तो मेरी माँ उस समय भी बोली थी कि नहीं, तुम शुरू बचपन से ही बाहर में रहे हो, अगर हम अपने रिश्तेदार में कोई लड़की को देखेंगे तो तुम उसको पसंद करोगे या नहीं करोगे। हम अपना ज़ुबान का बहुत पक्का है मैडम, ज़ुबान का शुरू से ही हम बचपन से बहुत पक्का ठहरे हुए हैं। हम बोले कि अगर वो लंगड़ी रहेगी या कानी रहेगी, सिर्फ आप पसंद कर लेना, इखलाक अंसारी उसी में अपना पसंद कर देगा। और मेरी मामा की एक लड़की है, वो भी ग्रेजुएशन की हुई है आपका SSLNT से, उन्हीं से मेरा शादी हुआ रिश्तेदार में, यानी मेरी बहन उस समय थी, आज मेरी बेगम है वो। अच्छा, तो घर में जो है पॉलिटिक्स जो है उसका कैसा मतलब दिखा आपको असर, क्योंकि आप अब तो सियासत में आपकी एंट्री हो गई है, घर के जो पॉलिटिक्स को देखते हैं तो कैसा लगता है ये पॉलिटिक्स और सियासत की जो बात है? नहीं, ये चीज़ आप लोग भी समझते हैं कि वाइफ जो होती है, मेरी वाइफ नो डाउट बहुत केयरिंग है, मेरे लिए बहुत मेरा बहुत केयर करती है, बहुत फिक्र करती है। और अल्लाह से हम मतलब शुक्रगुजार हैं कि हर इंसान को आज का जनरेशन पे ऐसा बीबी दे, इसमें नो डाउट। तो रात होता है, और जब आप राजनीति में इन्वॉल्व हो गए हैं तो आपके लिए 10, 11, 12 बजे रात कोई मायने नहीं रखता है। तो शुरू में तो बहुत पहले गुस्साती थी कि नहीं आप इतना रात को आते हैं, हाँ ये अच्छा बात नहीं है, ये वो, लेकिन उसको समझाना पड़ा कि चलिए कम से कम हम रात को जग रहे हैं और 10 गरीब का भला हो जा रहा है, तो समझो तेरा पति गलत काम नहीं कर रहा, तेरा पति अच्छा काम कर रहा है। काम में पूरा सपोर्ट करती हैं आप जो कर रहे हैं उसके साथ? पहले नहीं करती थी, लेकिन आज के दौर पर वो अच्छा से सपोर्ट कर रही है। आज वो कम से कम इस चीज़ से एग्री हो गई है कि चलिए मेरा पति अगर काम कर रहा है तो बुरा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग राजनेता लोग से इतना आज के दौर पर परेशान हो चुके हैं कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि आज का दौर पर अगर छोटा सा भी कहीं पर कुछ कांड होता है तो इखलाक अंसारी को लोग याद कर रहे हैं कि कम से कम ये जाएंगे तो पारदर्शिता होकर के कार्य करेंगे। मतलब कोई भी बिहाइंड द कैमरा नहीं, जो भी बात होगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी के साथ बात होगा, ऑन टेबल बात होगा और उसके प्रेजेंस में बात होगा, उसके प्रेजेंस में बात होगा। ऐसा नहीं कि हम कोई अधिकारी से बात कर रहे हैं तो हम अंदर रूम में जा करके हम कुछ भी गुफ्तगू कर लिए, ऐसे नहीं होता है। अगर बात करना है तो सामने में बात कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले। और आज का दौर पर इस चीज़ से लोगों को विश्वास तो ज़रूर हो रहा है। तो वाइफ का भी आज का दौर पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट कर रही है। पहले नाराज़गी था, लेकिन आजकल नाराज़गी नहीं है। अच्छा। आजकल इस चीज़ का सपोर्ट कर रही है कि चलो लोगों का भला हो रहा है और मेरा हस्बैंड बुरा काम नहीं कर रहा है। लेकिन आज भी कहती है कि कम से कम थोड़ा सा मतलब 10-11 बजे के पहले आ जाइए। तो हाँ, वो तो खैर नहीं भी देगी तो फिर अपने तरफ से लगेगा कि हो सकता है कि मेरा केयर नहीं कर रही है। औरत जाए तो किधर जाए, ऐसा भी होता है कि उसको फिक्र करना भी पड़ता है। तो आपके बच्चे जो है वो 2 हैं? हाँ, 2 बच्चे। मेरा एक बेटा एक बेटी है। बेटी मेरी बड़ी है और ये मेरा छोटा बेटा है। तो इन लोग पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए हैं? हाँ। तो अब आप ही टीचर हैं, मास्टर जी, तो घर ही में पढ़ाते होंगे पूरा? नहीं, घर पे तो नहीं पढ़ा पाते, स्कूल में बच्चे सब पढ़ रहे हैं और घर पे भी मेरी वाइफ है, वो भी पढ़ा देती है। बीच बीच में थोड़ा सा हम बैठते हैं तो हम भी थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। अखलाक जी, एक आपसे थोड़ा सा डीप डिस्कशन है, क्योंकि आप शिक्षक भी रहे हैं। आज के जो बच्चे हैं उनका जो जब वो शादी की बात आती है तो बहुत मेजॉरिटी जो है ख़ानदानी लोग भी, उनके घर भी 2-4 लव मैरिज वाले लोग मिल ही जा रहे हैं। कैसे देखते हैं जब, क्योंकि आजकल बच्चे खुद की पसंद से शादी कर रहे हैं, कितना जायज़ लगता है, या फिर माता पिता के चयन पर ही बच्चे को जाना चाहिए? देखिए मैडम, पहले का जनरेशन कुछ और था, आज का जनरेशन कुछ और है। हो सकता है कि इस बाइट से बहुत लोग नाराज़ भी हो जाएं जी, या फिर कुछ सपोर्ट में भी आ जाएं, दोनों होंगे, क्योंकि सिक्का का 2 पहलू होता है। ठीक है, अगर रात है तो दिन भी होगा, अगर दिन है तो रात भी होगा, ये नॉर्मल सी बात है। कहीं कहीं पर
लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ये आप ऐसा सवाल पूछ दिए, हम लोग पॉलिटिशियन वाले हैं, इसमें आपको हम क्या बोले। पर आप शिक्षक भी हैं, बताइए। लेकिन आज के दौर पर देखिए दोनों का आशा होता है, माँ बाप का भी एक आशा होता है कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं तो आगे चल करके मेरा पसंद से शादी करें। जी। और बेटा लोग भी जब बड़े हो जाते हैं तो उनका भी आशा हो जाता है मेरी जो लाइफ पार्टनर हो जी। वो भी मेरा पसंद का हो। तो वो सिचुएशन और कंडीशन पे आधार होता है। और आज के दौर पर अरेंज मैरिज में भी देखिए लव मैरिज का थोड़ा सा सपोर्ट उसमें मिलता है, इस बात को आपको मानना होगा। क्योंकि आज के दौर पर अगर मेरी भी बहन को कोई देखने आ रहा है या फिर मेरा बेटी को कोई देखने के लिए आ रहा है तो सिर्फ हम एक चीज़ नहीं कर देते हैं कि बेटी के लिए हम लड़का पसंद कर लिए तो वहीं तक सही है, बल्कि हम बेटी से भी अपना राय लेते हैं कि बेटा तुम बताओ कि जिस लड़का को हम तेरे लिए चुन रहे हैं वो लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं। अगर बेटी बोल देती है कि नहीं पापा आपने जिस लड़का को चुना वो हम उसको पसंद नहीं करते हैं, तो ये गांव में भी आजकल ये रीति रिवाज बन गया है कि अगर बेटी पसंद नहीं किया तो उस घर में हम लोग रिश्ता नहीं करेंगे। तो ये दोनों को अगर देखा जाए तो अरेंज मैरिज में भी लव मैरिज का 30% तो इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग बिना पूछे नहीं। और अगर आप इसी को अगर 30 साल 40 साल अगर पीछे की ओर चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि जो मेरे फादर लोग जो शादी किए, मेरे दादाजी लोग जो शादी किए, मेरे चचा लोग जो शादी किए, जो दादाजी देख करके आ गए वो फादर दोबारा नहीं देखे होंगे कि लड़की कैसी है या फिर कौन है नहीं है। अगर दादाजी पसंद करके आ गए हैं तो अंतिम पसंद हो गया और पहले शादी हो जाता था। लेकिन आज के दौर पर गांव में भी ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं पर भी अगर लोग जा रहे होंगे तो देखते होंगे कि दोनों तरफ से, और लड़का को भी पूछा जाता है कि हमने जो लड़की को देखा आपको पसंद है कि नहीं, और लड़की को भी पूछा जाता है। और अगर दोनों तरफ से थोड़ा सा भी अगर आनाकानी हो जाता है तो रिश्ता नहीं होता है। तो आज के दौर पर देखा जाए तो अरेंज मैरिज में 40 से 50% इन्वॉल्वमेंट लव मैरिज का हो चुका है। पहले जो है रिश्ते टिकाऊ रहते थे, आप खुद के भी परिवार में देखे होंगे, लोग 20-22 साल एकदम इजीली गुजार देते थे। अब है कि 4 महीना 3 महीना में शादी निकाह जो है वो टूट जा रहा है। क्या कारण लग रहा है सर? देखिए एक टीवी पे बड़ा ही अच्छा एक चलता है धारावाहिक, कभी सास भी बहू थी। यानी उसका मीनिंग को अगर देखा जाए तो जो बहू है या फिर जो सास है, भले वो सास है लेकिन अगर देखा जाए तो 40 साल पहले वो भी बहू थी। वो भी बहू थी। तो अगर इसको थोड़ा सा कॉमेडी के तौर पर देखा जाए तो वो सास सोचती है कि जो मेरे सास जो मेरे साथ मानसिक प्रताड़ित किए हैं थोड़ा सा हम भी कर दे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन सास समझ जाएगी कि जो बहू आई है यह मेरा बेटी है, क्योंकि आपने भी अपना बेटी को विदाई किया है, आपने भी उसको किसी का घर भेजा है, तो जिस दिन वो सास उस बहू को अपना बेटी के रूप में देख लेगी, देख लीजिएगा उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि महिला महिला की दुश्मन होती है, औरत औरत की दुश्मन होती है? ये सोसाइटी में बहुत प्रचलित है। ये चीज़ तो होता है क्योंकि हम लोग हर जगह पर इस चीज़ को नोटिस किए हैं। कॉलेज लाइफ में भी अगर कोई एक लड़की के बारे में बुरा बोलना है, दूसरा लड़की को बोल दीजिए तो वहाँ पर तुरंत वो एग्री हो जाती है, कभी भी डिसएग्री नहीं होती है। इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल भी किए हैं कॉलेज लाइफ में भी। लेकिन ये मर्दों के साथ नहीं। मर्द लोग हम लोग बड़ा ऑनेस्ट होते हैं अपने फ्रेंड के प्रति। ये चीज़ है कि अगर आप कहीं पर भी अगर मेरा दोस्त को मेरे बारे में थोड़ा सा अगर आप अनाप शनाप बोल दीजिए या थोड़ा चुगली कर दीजिए तो आपको पता चलेगा कि या तो आपको मुंह पर बोल देगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, या फिर अगर कुछ पल के लिए आपका बात मान भी गया तो वो लड़का एक दूसरे के साथ शेयर कर लेगा। लेकिन आप एक लड़की का बात दूसरा लड़की को बोल दीजिए, मरते दम तक वो नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी। और वो चाहती है कि मेरा सहेली का जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुराई हो और उस चीज़ को वो स्वीकार करेगी। आप 10 बोलिएगा तो वो 20 बोलेगी। तो मैन आर ऑलवेज ऑनेस्ट। थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ऑनेस्ट है एज कंपैरिजन टू द वुमेन। लेकिन आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर एक चीज़ को आपको भी साफ और स्पष्ट इस चीज़ को मानना होगा कि मर्द और औरत में आजकल कोई भेदभाव या फिर कोई अंतर नहीं है। हम लोग सब एक साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में भी देखिए लेडीज़ लोग का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, पढ़ाई में भी देखिए, अधिकारी में भी देखिए। और आज के दौर पर देखिए ये चीज़ में अब डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते हैं। और बड़ा गर्व का भी बात होता है कि आज के दौर पर अगर मैट्रिक का रिजल्ट की बात करें तो आपको ज़्यादातर टॉपर आपको मिलेगा वो फीमेल मिलेगा। अगर आप नौकरी में भी जाएंगे तो शिक्षित जो शिक्षा का जो टीचर का नौकरी में फीमेल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये हम लोगों की गर्व का बात है, ये हम लोगों के गर्व की बात है। और ये अंतर नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पर किसी का रिश्ता टूटता है तो वो होता है कि आपसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है
इस वजह से होता है। जी। और सबसे बड़ा आज अगर रिश्ता टूटने पर अगर कटास आ रहा है तो इसका जो मुख्य कारण है वो समझ जाइए मीडिया है, ये मोबाइल हो गया। मीडिया इन द सेंस नॉट द न्यूज़, ये मोबाइल। जी। मतलब छोटा छोटा बात पर एक जो लड़की होती है अपना माँ बाप को बता देती है या सुना देती है, जिस वजह से उस परिवार में थोड़ा सा कटास पैदा होता है। तो लड़की में भी थोड़ा सा छोटा छोटा बात को नज़रअंदाज करना चाहिए। और वो जो लड़का है उसको भी इस चीज़ को कभी आभास उस लड़की को नहीं कराना चाहिए कि तुम वहाँ आई हो तो तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। अगर उस घर पे उसका सास उसके साथ थोड़ा सा अगर मिसबिहेव करती है तो अगर उसका पति उस मिसबिहेव को अगर पूरा कर देता है, अगर उसको लाड प्यार दे देगा तो शायद उस परिवार में कभी भी कटास या कभी परिवार टूटेगा नहीं। इसलिए आपसे तालमेल के साथ चलें, क्योंकि परिवार टूटने से बड़ा पीड़ा होता है, बहुत पीड़ा होता है। मेरा दुआ है लोगों के साथ, या फिर हम लोगों से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि कभी किसी का परिवार ना टूटे। चलिए, मैं अभी आपके जॉब पे जाऊं उससे पहले एक बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप जो है खास करके मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ पर मुस्लिम धर्म में जब हम बात करते हैं तो मजहब जो है, लोग जो है बहुत उसका अमल करते हैं। नमाज जो है बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चे जो है उसे कोशिश भी करते हैं, भले सब लोग उतने सफल नहीं हो पाए। आपके लिए उसका क्या महत्व है? मजहबी तालीम कैसे देखते हैं इसको? देखिए मैडम, जहाँ तक एक बात की है आप मज़हब और धर्म का, तो मैं आपको एक सारांश में बताऊँ। दुनिया में जितना भी धर्म है, जितना भी धर्म है, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो या फिर क्रिश्चियन हो, धर्म जो बना है वो इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बना है। जी। अगर आप 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं तो पहला बात कि दुनिया में आपका जितना भी बीमारी है आप उस बीमारी से बचिएगा। जी। आपका जो सर होता है ये सेंटर पॉइंट होता है, ये सर आपका जितना भर ज़मीन को टच करेगा, याद रखिए आपका मेमोरी पावर उतना स्ट्रांग होगा। ये मान लीजिए हम अपने धर्म की बात की हैं, मान लीजिए इस्लाम धर्म का, आपका ज्वाइंट पेन नहीं होगा। ये जो बहुत लोगों को देखते होंगे पेट फेंक देता है, तो हम एक्सरसाइज करके जो बेंड करते हैं, तो धर्म जो बना इंसान का फायदे के लिए बना है। आप लोग जो हिंदू धर्म की बात कीजिए, हम लोग जो सूर्य नमस्कार मॉर्निंग में करते हैं कि सूरज निकलने से पहले जो सूर्य की जो लालिमा होती है, अगर आप उसको एक लोटा में ले करके जो ऐसे जल को उठा करके ऐसे जो पानी को ऐसे करके देते हैं और आपका आई जो है सूर्य को फेस करता है, तो ज़िंदगी में आपका आई साइट कमज़ोर नहीं होगा। और आपका बॉडी जो है आपका इतना जो भींगा हुआ है, आपका मेमोरी पावर को, आपका बॉडी का स्टेमिना को, इन सारे चीज़ को मजबूत करता है। तो धर्म कभी भी बुराई के लिए नहीं बना है। कोई भी धर्म हो वो फ़ायदा के लिए बना है। और हर इंसान को अपना धर्म को अच्छा से मानना चाहिए, अच्छा से उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति कभी भी समाज का गलत काम नहीं करेगा। इस बात को आप याद रखिए। अगर हाँ आप मान लीजिए कि हरे राम कर रहे हैं, दिन भर भगवान की आराधना कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, तो कभी भी आपका मन में नहीं आएगा कि अगर मुस्लिम भी है तो उसको आप मतलब कुछ नुकसान पहुंचा दे। आपका दिल कभी भी गवारा नहीं देगा। अगर हम 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उनको दिन रात याद करते हैं, तो कभी भी इस्लाम में नहीं कहा है कि आप मेरी इबादत करो और कोई हिंदू है तो उसको जान मार दो, कभी भी नहीं कहा है इस चीज़ को। लेकिन आज के लोग जो हैं वो धर्म को इतना दूसरे इसको पॉलिटिक्स को लोग ऐसा पोलराइज कर दिया गया है ना कि मतलब लोग धर्म से किशोर मुड़ जा रहे हैं और गलत कार्य कर लेते हैं। धर्म कभी भी बुरा, कोई भी धर्म नहीं होता है। इबादत करना बुरा नहीं है। आप धर्म को अगर अच्छे रंग से, अच्छे रंग रूप से अगर उसको माने, अच्छा से उसको फॉलो करे, याद रखिएगा आप कभी भी एक बुरा इंसान नहीं बनिएगा बल्कि एक बेहतर इंसान बनिएगा। अच्छा अखलाक जी, आजकल पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स में दिख रहा है, कहा जाता है धर्म खतरे में है, इसका क्या तात्पर्य है? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, एक बात बताइए, धर्म खतरे में नहीं है, इंसान खतरे में होता है। धर्म कहाँ खतरा में हो जाएगा? 5 लोग भी अगर हैं तो हनुमान पाठ करेंगे, 5 करोड़ भी है तो हनुमान पाठ करेंगे। लेकिन जो आप धर्म खतरे में है और उसका नाम लेकर के अगर राजनीति कर रहे हैं तो वहाँ धर्म का कोई किताब का एक पन्ना जल जाने से धर्म खत्म नहीं हो जाता है। उसको फिर से एक पंडित है जो उस चीज़ को पुनः लिख देंगे। लेकिन बताइए कि जो धर्म खतरे में है उसको बोल करके अगर इंसान खतरा में हो जाता है, इंसान मर जाता है, क्या आप उस इंसान को दोबारा बना सकते हैं? धर्म खतरा में कभी नहीं होता है, इंसान खतरा में होता है। और ये चीज़ जो है बीजेपी का ही एजेंडा है कि धर्म खतरे में है। अरे भैया, आप कभी ये क्यों नहीं कहते हैं
कि नेता खतरे में है। जी। हम तो कहते हैं कि अगर कहीं पर राइट होता है, कहीं पर अगर लोग मरते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर नेता का गर्दन कट जाए, तब समझेंगे कि हाँ आपका कहना सही था कि धर्म खतरे में है। जिस दिन भी कहीं पर राइट होता है या कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा होता है, आप आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं देखोगे कि विधायक का बेटा मरा है, एक सांसद का बेटा मरा है, एक विधायक का बेटी का रेप हुआ है, एक विधायक का बहू का रेप हुआ है, उसका शोषण हुआ है। लेकिन जब भी देखे होंगे वहाँ पर दबे कुचले गरीब लोगों का बेटा जो है वो कटा है, उसका बेटी का रेप हुआ है, उसका बहू का रेप हुआ है। तो राजनीति को इन लोग ऐसा मतलब पोलराइज करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। लेकिन चलिए धीरे धीरे दुनिया सुधरा है, धीरे धीरे ही हुआ है। जैसे कि चंपारण से हमारे महात्मा गांधी जब वहाँ से निकले थे, आंदोलन के लिए जब निकले थे, तो एक बार में उनके पास पूरा भारत के लोग नहीं जुड़ गए थे, महात्मा गांधी अकेले निकले थे। लेकिन लोगों को उनका विचार पसंद है यार, पूरा भारत पे लोग उनके साथ जुड़ते हुए चले गए। धीरे धीरे आज के दौर पर टाइगर जयराम महतो को अगर देखा जाए तो अकेला ही वो निकले थे। 5, 10, 20, 50, 500, 5000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते गए। अब धर्म खतरे में नहीं है। अब लोगों को एक चीज़ लग रहा है कि अब हम अपने मान सम्मान, अपना इज्जत को कैसे बचाएंगे राजनीति पर। क्योंकि कभी भी गरीब लोगों ने नहीं कहा कि धर्म खतरे में है, राजनेता ने कहा धर्म खतरे में है। अब खतरे पर धर्म नहीं बल्कि गलत राजनीति करने वाले राजनेता अब खतरे में है। जी। और इसका असर आपको 2029 में दिखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, 2019 और जो 24 का जो भी चुनाव हुआ, देश में एक राम नाम की हवा चली। क्या आपको लगता है राम नाम पर सियासत हुआ और वो भी ज़बरदस्त तरीके से? देवी देवता को आगे ला करके उसको औजार हथियार बना करके इस्तेमाल किया गया है, एक तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया गया, एजेंडा के तहत काम हुआ है बड़ी पार्टी के। देखिए मैडम, हम मुस्लिम हैं, अगर कुछ हम बोलेंगे तो हो सकता है लोग मेरा नेगेटिव में ले लें जी। लेकिन बहुत ऐसे मेरे हिंदू भाई लोगों ने है इस चीज़ को स्पष्टीकरण कर दिया है जी कि राम और अल्लाह का नाम लेकर के आप किसी गरीब का पेट नहीं भर सकते हैं जी। अगर उनका नाम लेकर के लोगों को आप रोजगार देते जी, ठीक है, पलायन को रोकते, उच्च शिक्षा का व्यवस्था करते, बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था करते, तो चलिए लगता कि राम भगवान भी खुश हो जाते या अल्लाह भी खुश हो जाते कि चलो मेरा नाम लेकर के अगर बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हो जाता है, बेहतर हॉस्पिटल का व्यवस्था हो जाता है, हर चीज़ बेहतर हो जाता है तो अच्छा है। लेकिन आप सिर्फ गरीब लोगों का राम का नाम लेकर के, ईश्वर अल्लाह का नाम लेकर के सिर्फ वोट के समय इस चीज़ का आप अगर नाम लेते हैं तो शायद ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है जी। हमारे इस जगह पर देखिए, आपका कुछ दिन पहले समझ में आ रहा था कि रोहिंग्या मुसलमान या फिर बांग्लादेशी मुसलमान, ये चीज़। अच्छा एक बात बताइए, हम कह देते हैं कि चलिए जो भी बाहर से मुसलमान आए हैं जी। बिल्कुल आप उनको स्वतंत्र आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं मार के भगा दीजिए। लेकिन आप बताइए कि CISF किसका है, BSF किसका है? केंद्र सरकार की है ना जी। तो मतलब आपका कार्यकाल इतना नाकामी कार्यकाल रहा कि बांग्लादेशी मुसलमान बॉर्डर से पार होकर के आ जाते हैं, तो फिर आपका BSF वहाँ पर सो तो नहीं रहा है जी। समझिए इस बात को। जी। CISF आपका सो नहीं रहा है। जिम्मेदारी क्या झारखंडी का थोड़े है, झारखंडी का नहीं ना भाई, कितना स्टेट को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश मेरे झारखंड में आए हैं जी। आए हैं ना। तो फिर नाकाम कौन है? नाकाम केंद्र सरकार है जी। क्योंकि BSF आपका है, CISF आपका है। और जब वो आए तो आपको 24 के पहले आपको थोड़ा सा याद नहीं पड़ रहा था कि हम 23 में इसका थोड़ा सा मुआयना कर ले भाई कि कहाँ से कौन आया? जब भी मतलब चुनाव होता है उसी समय मतलब हिंदू मुसलमान मतलब राम जी या फिर अल्लाह, यही सबका नाम इन लोगों के सामने आ जाता है। देखिएगा अभी 2028 तक कोई चर्चा, कोई परिचर्चा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे ही 2029 पहुंचेगा, चुनाव का माहौल गर्म होगा, देखेगा इन लोगों के पास टोटल फिर मुद्दा आने लगेगा। सिर्फ धर्म की राजनीति मत कीजिए मैडम, क्योंकि आजकल लोग पढ़ लिख करके मतलब बेरोजगार हैं, 10,000 8,000 की नौकरी के लिए अपना घर परिवार माँ बहन को छोड़ करके दूसरे राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं। ये बड़ा ही दुख का बात है। और इस बार देखिए हम लोग तो साफ और स्पष्ट कहे हुए हैं कि विधायक मेरे पास एक ही है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा मेरा सुप्रीमो से टाइगर जयराम महतो से कि वो सिर्फ एक विधानसभा से सीमित ना रहे। पहले आप बिना पद का पूरा झारखंड का कोना कोना में आप जाते थे
लोगों का हर ज्वलंत मुद्दा का समाधान करते थे। उस समय आप बिना पावर में थे, लेकिन आज कम से कम आप डुमरी के विधायक हैं। आपको समस्त 81 विधानसभा में आप भले 81 विधानसभा में 80 विधानसभा का विधायक नहीं है, लेकिन आपको 80 विधानसभा में हर जगह पर घूमना है। और आपके साथ आपका छोटा भाई, बड़ा भाई इकलाक अंसारी या फिर जितने भी हमारे सदस्य हैं, सारे लोग आपके साथ रहेंगे। आप एक सिर्फ डुमरी के विधायक नहीं हैं, 81 विधानसभा के आप विधायक हैं। जी अखलाक जी, एक चीज़, हर बच्चे का सपना होता है बचपन से कि हमको कुछ बड़ा होकर बनना है। डॉक्टर, इंजीनियर एक कॉमन सी बीमारी है, सबके जवान पे रहती है। आपका क्या मन था बनने का? देखिए मैडम, राजनीति पर आना जी। मतलब मेरा शुरू से ही एक चीज़ रहा था कि कुछ ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आपका परिवार है याद ना करे, या फिर आपको सिर्फ आपके गांव या फिर आपके मोहल्ला लोग याद ना करें। कार्य ऐसा कीजिए जो आपके जाने के बाद भी लोग आपका, उस क्षेत्र के लोग आपका नाम का याद करें। जी। तो अगर हम मान लीजिए सरकारी नौकरी पे भी चले जाते, या फिर सरकारी नौकरी मेरा 2 नंबर से छूटा है गिरिडीह से। जी। उसके बाद एक ही बार मैंने लाइफ में एग्ज़ाम दिया है, जी। ठीक है, हाई स्कूल का गिरिडीह। जी। जब वहाँ मेरा नहीं हुआ, उसके बाद से आज तक मैंने कभी भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं दिया है। जी। और एक चीज़ मैंने सोचा कि नहीं, फिर करना क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तो फिर घर द्वार कैसे चलता है। जी। मेरे फादर का भी देहांत हो गया 2016 में। मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, रांची में भी इससे पहले पढ़ाया, फिर यहाँ पर आकर के लोकल स्कूल में ज्वाइन किया, फिर आपका हज़ारीबाग में, फिर जा कर के एक पार्टनरशिप में स्कूल हम खोले। तो चलिए, स्कूल आपको मतलब परिचय सिर्फ आपका मोहल्ला तक या फिर आपका पंचायत तक ही आपको मिला। लेकिन फिर टाइगर जयराम महतो का विचार, जो हमें उस समय रांची में रहते थे, इसका विचार हमको शुरू से बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, कम से कम एक गरीब का आवाज़ उठाने वाला पहला कोई बंदा है जो बिना पद में रह करके ये आवाज़ उठा रहा है। तो पहली बार कब मिले थे टाइगर जयराम महतो से? टाइगर जयराम महतो से अगर पहला मुलाकात मेरा अगर उनके साथ देखा जाए तो 2022 का अंत में हम लोगों का मुलाकात हुआ। जी। तो हम देखे कि इस लड़का में ना तो कोई पद पर है, ना कोई चीज़ पर है। और हम लोगों का ऐसा बात नहीं कि मोहल्ला में या फिर हर जगह पर रहते, एक चर्चा में रहे ही कि इकलाक अंसारी मतलब लोग जानते थे। बहुत सारा पार्टी ने भी ऑफ़र किया कि आइए हम लोगों के साथ जुड़िए, तो कभी भी दिल गवारा नहीं दिया कि इन लोगों के साथ हम पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन इनके साथ मेरा बड़ा तमन्ना रहा। अचानक एक बार ऐसे ही टाइगर को हम लोग हल्सा होटल बुलाएं कि जयरामदा आपसे मिलना है, तो बोले कि आते हैं। बस मिले, फ़ोन नंबर लेना देना हुआ, फिर साथ में काम करने लगे। इनका विचारधारा बढ़िया है और पूरा झारखंड को लगता है कि यही एक लड़का है कि झारखंड के लिए कुछ करेगा। अच्छा, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे और फिर वहाँ उसे छोड़ दिया, तो क्या कारण रहा? पैसे को तो लोग पकड़ते हैं, आपने छोड़ दिया, पावर भी था, प्रिंसिपल कहलाते हैं। देखिए मैडम, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि बड़े टीम में खेलने से बेहतर है कि छोटा टीम का कैप्टन बनिए, ठीक है। अगर हम उस जगह पर थे तो जाहिर सा बात है, हम एक स्टाफ थे, एक स्टाफ के रूप में ही काम कर रहे थे। ये स्कूल मेरा अपना है, भले 4 पार्टनर है, अल्वेस्टर है, छोटा स्कूल है, लेकिन कम से कम हमको इस स्कूल का प्रिंसिपल प्लस मालिक ही समझता है। और उस स्कूल में जो थे वहाँ पर क्या था कि हमको किसी के अंडर में रह के काम करना होता था। पैसा कोई मायने नहीं रखता है। उससे मान लीजिए कि 30,000 कमाते थे, कोई मेरे लिए इशू नहीं करता था। लेकिन कम, और अगर हम वहाँ पर रहते, तो जब उसे छोड़ कर आए थे तो घर वालों का तो रिएक्शन होगा, वाइफ भी कुछ कहती होंगी, कैसे घर चल रहा होगा। हाँ, वो तो बहुत गुस्साई कि आप क्या करें नहीं करें। हम उसको साफ एक ही चीज़ कहें कि तुम अपना हस्बैंड पे विश्वास रखो, ये जहाँ पर भी रहेगा अपना परिवार का तेरा अच्छा से भरण पोषण कर लेगा। महात्मा गांधी जी को अगर आपने पढ़ा होगा तो महात्मा गांधी जी ने साफ और स्पष्ट कहा है कि जब तुम अपनी गरीबी को देखो तब आपको बहुत आहत होता है, बहुत तकलीफ होता है। मान लीजिए आज हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं और जूता पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पास बहुत चीज़ नहीं है, मेरे पास एक 4 व्हीलर नहीं है, एक फ्लैट नहीं है, तो आपको पीड़ा होगा। तो अगर आपका पीड़ा को कम करना है, ये गांधी जी का कथन है, गांधी जी ने कहा है, तो आप अपने आप को आस-पास का जो सबसे गरीब व्यक्ति है, आप उसको पोर्ट्रेट कीजिए, उसको याद कीजिए, उसके सामने जाकर के 2 मिनट बैठ जाइए, आपको पता चलेगा कि आप उसके नज़र में राजा हैं। आप उसके नज़र में राजा हैं। सेम चीज़ मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं,
आप छोड़ दिए, उस समय आपको इतना अच्छा सैलरी मिल रहा था, सब चीज़ मिल रहा था। हम बोले सब्र कीजिए, हर इंसान को रोटी खाता है वो आटा का ही खाता है, उसमें सोना का परत नहीं चढ़ता है। और परत अगर चढ़ता भी है तो बड़ा बड़ा नेता लोग को चढ़ता है, हम लोग को नहीं चढ़ता है। जी। गेहूं का ही रोटी रहता है, आटा रहता है। वो सब्र भी की और धीरे धीरे करते करते आज देखिए अच्छे से रह रही है। जी जी जी। 10-12 हज़ार रुपया अगर मेरे आज के दौर पर हम कमा रहे तो शायद गलत नहीं, आराम से परिवार चल सकता है। 10-12 हजार से संतुष्टि मिल जाती है। क्या एक कीजिए? छोटे से स्कूल में इतने टैलेंटेड इंसान का होना और कमाई जो है सिर्फ 10-12 हजार, महंगाई के दौर में तो ये बहुत कम है। अच्छा मैडम एक बात बताइए, जी 12,000 रुपया मतलब समझ रहे, मैया सम्मान योजना में 1,000 में लोग अपना बहुमूल्य मत को दे दिया। उनके लिए तो 1,000 मतलब समझ रहे कितना बड़ा रकम होगा जी कि उन्होंने अपना बच्चा का भविष्य को, जो बच्चा मतलब उसका पढ़ाई लिखाई कर करके एक बेहतर इंसान बनता, जी 1,000 में। पता नहीं, जब भी हम लोग दौरा कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि नहीं हेमंत सोरेन ने तो हमरा के एकदम ही मैया सम्मान योजना दे दिल को, 1,000 टका दे दिल को। बताइए एक महीना में 1,000 रुपया उसको मिल गया, उसको कितना बड़ा चीज मिल गया। तो समझिए 12 मैया सम्मान योजना तो मेरा घर में घुस रही है, यानी 12,000 रुपया हम कमा रहे हैं, तो दुख कहाँ है हम। तो ये जो आपके अंदर ये जो सहनशीलता मुझे नजर आ रहा है और आपके अंदर जो सब्र, ये सब आता कैसे है अखलाक जी? अपने ऊपर कितना ध्यान रखते हैं, कैसे हो पाता है एक इंसान इतना बैलेंस्ड कैसे हो सकता है? देखिए मैडम, एक चीज कहते हैं ना कि अगर आप लंबा रेस के घोड़ा अगर रहना चाहते हैं तो सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आज तक मेरे बारे में कोई भी नहीं कह सकता है, जी। या आप लोग पता लगाए होंगे जी कि आज तक अखलाक अंसारी कहीं से 2 रुपया भी किसी से लिया है। थाना में भी अगर किसी का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं जी तो अल्लाह गवाह है, दूसरा हम जाते हैं कि अपने गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं भरवाते हैं, जी अपना पैसा से जाते हैं। जी। उन लोग देते हैं तो हम बोल देते हैं नहीं आप रखिए जी, इसको छोड़िए, तो मेरा हो जाता है। आपकी जो भी 30-34 साल की जो जिंदगी रही, कोई कंट्रोवर्सी ये सब हुआ कि नहीं? नहीं, क्या कंट्रोवर्सी, बहुत कंट्रोवर्सी होता है जिंदगी में। विवाद मतलब जीवन में शामिल है। हाँ बहुत होता है, हर जगह पर होता है। बिना कंट्रोवर्सी का जिंदगी आपका समझ जाइए वो चटपटा और मजेदार जिंदगी हो ही नहीं सकता है। लेकिन कंट्रोवर्सी आपका ऐसा होना चाहिए कि कंट्रोवर्सी को खुद अपने दरवाजे तक बुलाते हैं या फिर आप वहां पहुंच जाते हैं? नहीं, जहाँ पर भी कुछ होता है हम वहाँ पहुँच करके वहीं पर रफा दफा कर देते हैं। आज तक कभी भी दरवाजा तक नहीं आने तो दिया है। जीवन में कोई बड़ा विवाद कुछ हुआ? नहीं, बड़ा विवाद मतलब क्या, आप बताइए ना क्या बड़ा विवाद। कोई भी खुद से लगे जीवन में कोई बड़ा हादसा जो आपके किरदार को बहुत मजबूत किया हो? नहीं मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि इतना हम पढ़े लिखे फिर भी मेरे ऊपर केस हुआ, जी केस होता है जी कहीं कहीं पर मारा पीटी का केस हो गया। जी हाँ मतलब मारा पीटी का इन द सेंस कि हम नहीं मारे, जी लेकिन अगर नाम आ गया। नाम नहीं आया, जैसे कि कहीं पर एक बात हो रहा था, बात होते होते एक अगला लड़का था, हमको आकर के छू दिए। जी अब हमको छू दिए तो बगल में ऐसा थोड़े, तो अखलाक शरीफ है तो बगल वाला भी शरीफ ही है। जी 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 ऐसा भी नहीं होता है। आज अगर जयराम मातो को कोई अगर उंगली दिखा देगा तो उसके बगल में ऐसा ऐसा कोई उंगली आपको काट देगा। एकदम। तो वही चीज़ सेम कंडीशन मेरे साथ हुआ था। हमको कोई उंगली दिखा करके बात कर दिए तो अगला फिर उसको मार दिया तो अच्छा मार दिया। होता है मतलब जितनी इस तरीके की जो भी कंट्रोवर्शियल थिंग होती है उसको एंजॉय करना। हाँ, लेकिन एक चीज़ अखलाक अंसारी वहाँ गलत नहीं किया था। जी किसी का ऐसा मामला था कि हम वहाँ पर न्याय करने गए थे और वो ज़्यादा काबिल बन गए जी और केस भी हुआ, पुलिस भी दौड़ाए। जी लेकिन पुलिस को साहब कहते सर एक मास्टर को आप दौड़ा रहे हैं, जी आप अपना पद का भी गरिमा को कभी देखिएगा जी कि अगर आप एक बड़ा बाबू एक छोटा बाबू है तो जाहिर सी बात है कोई आपको कोई मास्टर पढ़ाया है। जी। तो अच्छा अखलाक इस जी, चीज़ को क्योंकि लोग भी समझ गए और अभी जो दोबारा है, आपकी उम्र जो है बहुत अधिक नहीं हुई है। आज जितने भी यूथ हैं, खास करके लड़कियों में देखा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नियत को अपना रही हैं। ड्रेसिंग सेंस जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। लोग छोटे कपड़े, छोटे शहरों में भी लड़कियों को देखा जा रहा है। आपके जीवन में पर्दा जो है वो कितना अहम होता है, या क्या सोच रखते हैं पर्दा को लेकर के? मतलब आप ऐसा ऐसा सवाल करते हैं या तो हम बेइज्जत हो जाएंगे, हम इससे क्या जवाब दें आपका। नहीं, फिर भी देखिए कि आप शिक्षक के तौर पर बताइए, आप शिक्षक हैं, देखिए, समाज सुधारक हैं। जनरेशन के अनुसार जी हम कभी नहीं कहेंगे कि किसी का खान पान और पहनावा पर, जी वो तो लोगों का अपना अपना इच्छा होता है। कि हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरी जितने भी फ्रेंड लोग थी, आज तक हमको नहीं लगा कभी उन लोग सलवार सूट पे हम लोग के सामने आई, बराबर जीन्स और टॉप पहनी। जी लेकिन इन सब चीज़ों पे हमको कभी फ़र्क नहीं पड़ा जी क्योंकि उस चीज़ को हम बचपन से देखे। जी लेकिन वही अगर जीन्स और टॉप या मिनी स्कर्ट जो होता है अगर पहन करके आप ग्रामीण क्षेत्र पर चले जाएं जी
तो लोग को पता नहीं एक गजब लगने लगता है उस चीज़ को। डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हाँ, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। या फिर ग्रामीण क्षेत्र पर अगर कोई लड़की स्कूटी चला ले जी, बहुत तो बड़ी बात हो गई। चर्चा करने लगता है, नहीं अरे लड़किया में स्कूटी चला के लगो। लेकिन बाजार में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों को। जी तो पहनावा जो होता है वो रीजन के अनुसार होना जी। चाहिए मेरा अंदाज से। जी, जी, जी। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आप मिनी स्कर्ट पहनते हैं तो लोगों को कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। जी अगर आप उससे थोड़ा छोटा शहर पे रहते हैं तो जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पर आप रहते हैं तो शायद उस क्षेत्र का जो जी। लोग या फिर लड़कियां या मेरी बहनें या बेटियां जो पहन रही है, शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जी अगर उसी क्षेत्र के लोगों का जो पहनावा होता है अगर पहने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा, तो वो अफजल एक जी। एक्स्ट्रा हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि काबिल बन रही है, जी, जी, तो जी। चीज़ हो जाता है। और पहनावा और खान पान पे हम कभी टिप्पणी नहीं करते हैं। पहनावा मुझे एक निजी चीज़ चीज़ जानना है, होता हो है। सकता है मेरी जानकारी जो है थोड़ा सा इस मामले में कम हो। कहा जाता है कि इस्लाम में पर्दे का बहुत महत्व है। क्या ऐसा भी है कि इस्लाम में जिस पर्दे के महत्व के बारे में बताया जा रहा है उसको लोग जो हैं गलत तरीके से देखते हैं? यहाँ नज़र के पर्दे की भी बात हो रही है, शायद आपको लगता होगा, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। कैसे आप इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये बड़ा ही पेचीदा सवाल होता है जी। कि पर्दा जी मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि धर्म जो होता है साइंटिफिकली होता है, साइंटिफिकली होता है। अब चलिए आपको पर्दा बात किए तो हम ड्रेसिंग पे भी बात कर देते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम कोई जी, किसी पर किताब थोपने नहीं या दलील या फिर कोई मौलाना का मान लीजिए उसका कहे अनुसार उस चीज़ को नहीं, जी हमने जितना जो पढ़ा लिखा और उस चीज़ को एनालाइज और ऑब्जर्व किया उस चीज़ को बताते हैं कि पहले के लोग जो होते थे जी वो इस्लाम फैला रेगिस्तानों से यानी सऊदी अरब से। तो उस समय जो बहू बेटियाँ माँ लोग हुआ करती थी, जैसे बात है पूरा धूल धक्कड़ उड़ता होगा, एकदम। उड़ता होगा। तो हो सकता है कि उस समय लोग पर्दा लगाए कि धूल धक्कड़ से बचे, जी अपना पूरा शरीर को हम बचा करके रखें। जी और जो कुर्ता पजामा पहने जी। ताकि ज़मीन देखते होंगे मतलब पूरा जब गर्म हो जाता है तो एक भाप फेंकता है, जी एक भाप फेंकता है। तो अगर पैंट शर्ट अगर लोग पहने तो जाहिर सी बात होगा पूरा गर्म लगता होगा, जी। इसीलिए ज़्यादा फैला फैला कपड़ा पहने ताकि वो जो ज़मीन का जो हवा है वो हवा अपना ढीला ढाला कपड़ा से होते हुए निकल जाए। तो पर्दा की जहाँ तक आप बात किए, अगर कोई लड़की या फिर हमारे मज़हब में अगर पर्दा करते हैं तो इस पर हम कभी नहीं कहेंगे कि बुरा है, जी। पर्दा करना चाहिए। जी क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए कि पर्दा से आप बहुत चीज़ से बच भी जाएंगे। जी अगर कोई लड़की को अगर कहीं से दुश्मनी है जी और दुश्मन के सामने से जी पर्दा लगा करके निकल जाएगी जी, तो हो पहचान सकता है कि करेंगे। आगे जा करके कोई घटना भी नहीं होगा। जी और अगर पर्दा पे जा रही है जी। तो लोग भी उस पर ध्यान नहीं देंगे कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। महिलाओं के साथ जो देश में घटनाएं बढ़ रही है, जिम्मेदार कौन है? पुरुष जिम्मेदार है या महिलाएं खुद जिम्मेदार हैं? नहीं मैडम, महिला क्यों जिम्मेदार है? अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी पे अगर कोई बेटी या फिर कोई बहन अगर जीन्स पहन के निकलती है तो मेरा नियत या मेरा मन में ख़राब चीज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरी भी बेटी कभी होगी बड़ी, जी ठीक है। और उन सब चीज़ों को देख करके आप गलत मानसिकता के हो जा रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि नशा के हालत में कर दिए, जी, जी, बहुत जी, लोग कहते जी, हैं जी। कि एक बेटी पार हो रही थी, एक बहन पार हो रही थी और नशा के हालत में कर दिए थे। वो कितना नशा में था, उसका बेटी को उस जगह पर खड़ा कर दिया और अपना बेटी का रेप कर दिया, तब समझेंगे कि नशा के हालत में आप चीज़ किए थे। जब आपकी बेटी आपके सामने खड़ी हो जाती है तब आप नशा में नहीं रहते हैं, जी लेकिन जब दूसरी की बेटी या दूसरी की बहन को आप देख लेते हैं तब नशा के हालत में लोग कर देते हैं। और हम तो एकदम ही बड़ा इस चीज़ को मतलब गंदा कहते हैं उस मीडिया लोग को कि आप उस चीज़ को छाप देते हैं कि नशा के हालत में उन्होंने कर दिया। जी क्यों नशा के हालत में कर दिया? ठीक है, वो बहुत नशा में थे। जब घर जाते हैं, आपकी भी तो बेटी बंद कमरा में सोई रहती है, आप बंद कमरा में जाकर के फिर अपनी बेटी के साथ वो गलत कार्य क्यों नहीं किए जो दूसरे बेटी के साथ किए? तब समझते कि हाँ वाकई में अपने सांप के साथ नशा में थे और आपने वो घिनौना कार्य किया। आपकी बेटी जब आपके सामने आ जाती है तब आपका नशा उतर जाता है, जी, जी। लेकिन दूसरी बेटी के सामने आपका नशा चढ़ जाता है। जी। ये सब चीज़ बुरा मानसिकता के लोग करते हैं, जी। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। कौन लड़की क्या पहन रही है नहीं पहन रही है छोड़िए ना, जी विदेश में क्यों नहीं होता है? जी विदेश में भी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ब्रॉड मेंटालिटी के होते हैं, जी उन लोगों का सोच ऊंचा सोच रहता है। हमसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मतलब हाई फाई ड्रेस तो उन लोगों का है। हाँ वेस्टर्न कंट्रीज में पहनते हैं, जी। लेकिन आज तक वहाँ पर नहीं हुआ, जी क्योंकि उन लोग का मानसिकता ऊंचा है, जी ब्रॉड मेंटालिटी के होते हैं। जी उन लोगों ने कभी भी अपना ध्यान ही नहीं दिया कि सड़क पर कौन लड़की जा रही है जी। और कौन नहीं जा रही है। जी उनका एक ही चीज़ रहता है कि काम करो
और अपना परिवार को कैसे 2 रोटी खिलाए और कैसे अपना बच्चा का एक बेहतर भविष्य दे। चुनाव के दौरान जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो बहुत सारे हम लोग को अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मिले, तो उन्होंने कहा कि मैडम कैमरे पे ना भी दिखाएं, लेकिन ये सवाल अगर कोई भी ऐसे आपको इंटेलेक्चुअल मिलते हैं तो पूछिएगा ज़रूर कि मुसलमान क्या सिर्फ दरी बिछाएंगे? हम लोगों में लीडर कम निकल पाते हैं और जो पढ़े लिखे भी हैं तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। कितना इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मैडम, अगर ये सवाल आपसे कोई अगर किए होंगे तो हमको तो नहीं मालूम कौन किए हैं, लेकिन हम चैलेंज करते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा महिला होगा या फिर पढ़ा लिखा पुरुष होगा जो ये सवाल आपसे किया होगा। क्योंकि आज अभी तक भी हमारे मुसलमान भाई लोगों को नहीं समझ में आया है, हमारे बुजुर्गों को नहीं समझ में आया है, हमारे गार्जियनों को समझ में नहीं आया है कि हमारी कुल आबादी कितनी है झारखंड में, हमारी कुल आबादी भारत में कितना है, हम कितना हिस्सेदार के मतलब हकदार हैं, मेरा हिस्सेदार कितना होना चाहिए। पता नहीं इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ का डर रहता है, बीजेपी, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस, मुसलमान, इन सब पार्टियों का ठेका नहीं लिया है। अब बताइए कि 14 लोकसभा सीट होता है और 14 लोकसभा सीट में से जितना भी आपका केंद्रीय पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन लोग का मानसिकता इतना गिरा हुआ है कि एक भी टिकट इन लोग नहीं समझा कि कम से कम मुसलमान अल्पसंख्यक को भी दे दिया जाए। नहीं दिए, देखे होंगे नहीं दिए। जब एक टिकट टाइगर जयराम महतो, मोहम्मद अखलाक अंसारी को दिए तो इतना इन लोग का पेट में दर्द होने लगा। और जो प्रखंड स्तरीय नेता हैं, जिला स्तरीय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिला स्तरीय अगर मुसलमान में कोई नेता है तो उनको गर्व महसूस हुआ होगा, लेकिन जितना भी प्रखंड स्तरीय नेता है पूरे झारखंड में इन लोगों का पेट में दर्द हो गया और उन लोग कहने लगे कि नहीं, इन लोग खाली वोट तो बर्बाद करेगा। हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, धनबाद लोकसभा में आपका 2019 में आपका कृति आज़ाद, मुसलमानों ने मतलब उनका वोट शायद लगभग 4 लाख या कुछ इतना वोट आया था, 4,15,000, आपने उसको उतना वोट दे दिया। इस बार फिर एक मतलब अनुपमा जी को टिकट दिया गया कांग्रेस से, फिर से मुसलमानों ने उनको मतलब 4.5 लाख वोट दे दिया। तो क्या मुसलमान सिर्फ ठेका थोड़े लिया है? अगर वही वोट सिर्फ मुसलमान का समझदारी आ जाता है कि मेरा पॉपुलेशन कितना है, जिस दिन उसको समझ में आ जाता कि मेरी कुल पॉपुलेशन धनबाद लोकसभा में 3.5 लाख है, 4 लाख है, जिस दिन 4 लाख वोट 1 लाख को दे देता तो 1 लाख का क्या हो जाता है? टिकट नहीं देता है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग आज फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर सब चीज पर देख रहे होंगे कि कम से कम जितना भी शिक्षित युवा लड़का है आज फेसबुक पर साफ और स्पष्ट लिख रहा है कि मुसलमान सिर्फ दरी और झंडा नहीं बिछाएगा, मेरा बाप दादा चाचा बिछाया या फिर उन लोग अभी कंटिन्यू बिछाएगा, जिसका जेएमएम से, कांग्रेस से, आजसू से, बीजेपी से, इन सब पार्टियों से जिसका दलाली चलता है, जिसका परिवार चलता है, उसका परिवार स्वतंत्र है दरी बिछाने के लिए। लेकिन जिस परिवार का बच्चा पढ़ लिख करके आज रोड पर घूम रहा है, उसका बेटा आने वाला दिन में दरी नहीं बिछाएगा, ना तो जेएमएम का, ना बीजेपी या समस्त पार्टी का। अब दरी नहीं बिछाएगा बल्कि अपना हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेगा। जेएमएम मान लीजिए कि आपका यहाँ पर सीट था, मुसलमान को आप कितना सीट दिए हैं? 2 सीट मुसलमान को दिए हैं, कांग्रेस 1 सीट दे दी है, टाइगर जयराम महतो कल का पार्टी है, 73 सीट में से उन्होंने 6 सीट तो अल्पसंख्यक को दे दिया। तो हिस्सेदारी और भागीदारी के बाद सिर्फ टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं। और अब हम लोग आ गए हैं, नौजवान लोग टेंशन मत लीजिएगा, टाइगर जयराम महतो अकेले पूरा झारखंड को हिला सकता है तो अखलाक अंसारी अकेले अपना अल्पसंख्यक को भी हिलाने का ताकत रखता है। हर जगह पर हम अपने कौम के लोगों को उसके हिस्सेदारी और भागीदारी को हम जरूर दिखाने का कार्य करेंगे कि सिर्फ दरी मत बिछाइए, सिर्फ झंडा मत ढोइए, या फिर जब पार्टी सबका जब काफिला निकलता है तो आपका बेटा को 500 रुपया दे करके मोटरसाइकिल में उसका झंडा बंधवा दिए हैं और आपका बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद कहते उसका काफिला को शोभा बढ़ा रहा है। इस चीज़ का कार्य मत कीजिए। अब मुसलमान समाज सिर्फ उसी दल और पार्टी के साथ रहेगा जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेगा। सियासत की गलियारों में एक जो जुमला बहुत प्रसिद्ध है, या जुमला क्या कहा जाए, एक रिजिड स्टेटमेंट है कि देश को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे देखते हैं इन सब बातों को? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो
हमारे एक से एक महापुरुष। अच्छा, ये बात 2014 से पहले भी होना चाहिए था। 2014 से कब आप सुने हैं? यही भाषा की वजह से देखिए बीजेपी धीरे धीरे जा रहा है। झारखंड में देख लीजिए, इनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। ठीक है। और सिर्फ चंद नेता का कह देने से कोई देश हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन जाता है। वहाँ के लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहाँ के लोग निर्णय लेते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बना देना है या फिर यहाँ पर रोजगार कैसे हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, लोगों का पलायन कैसे रुके, वहाँ पर उच्च शिक्षा का व्यवस्था कैसे हो, उच्च स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसे हो। अब इन लोगों का मन में ऐसा कह देने से, अच्छा एक बात बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र बना देने से फिर क्या हो जाएगा? बता दीजिए ना, क्या हो जाएगा? या फिर बनेगा? तो जो होगा नहीं उसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, जो होता है उस चीज को कीजिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज हो सकता है, आप रोजगार यहाँ पर बेहतर दे सकते हैं। जो होना है उसको नहीं करना है, और जो नहीं होना है उसी को राजनीति में एक मुद्दा बना देना है, ताकि गरीब को वोट को लेना है, करना तो कुछ है नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि अगर कोई किसी खास जाति से ताल्लुक़ रखता है तो लोग उसे उसी जाति का नेता मान लेते हैं। अगर कोई मुसलमान लीडर है तो वो सब समझते हैं कि वो अपने कौम की ही रहनुमाई करेगा। अगर कोई महतो है तो महतो ही हो गया, कोई मंडल है तो मंडल ही हो गया, कोई ब्राह्मण है तो इस तरीके की। आप कैसे देखते हैं कास्ट सिस्टम और पॉलिटिक्स को? आपको लगता है कि अखलाक अंसारी एक जात का नेता बन के रह चुका है? नहीं, आप आम लोगों के नेता आप लोग के हैं, या फिर देखिएगा आपका यहाँ पर कमेंट लोग भी जो आते हैं देखते होंगे। देखिए, अपना जात का नेता और एक धर्म का नेता, वो नेता खुद अपने आप को बना लेता है। जिस दिन आप जाति धर्म को छोड़ करके राजनीति किए, अगर रोड पर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिस दिन आप फोन के माध्यम से पता लगा लिए कि कौन मरा है, हिंदू मरा है, मुसलमान मरा है, सिख मरा है, क्रिश्चियन मरा है, या कौन मरा है, आपका भूमिका ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर इंसान मरा है, वहाँ कोई धर्म नहीं मरा है, वहाँ कोई जात नहीं मरा है, वहाँ कोई इंसान मरा है। और आज के भी दौर पर लोग इंसान का पूजा करते हैं। आप सबसे पहले आप में एक इंसानियत आना चाहिए। टाइगर जयराम तो हम लोग देखिए ना, कहाँ पर कौन चीज़ होता है, हम लोग हर जगह पर जाते हैं, कोई कहीं पर भी नहीं देखे हम लोग कि वहाँ पर कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन क्या है, नहीं है ना, कभी देखने गए हैं, नहीं आने वाला दिन में कभी देखने के लिए जाएंगे। कभी भी हम आज तक मैंने अपना कैरियर पर कभी भी आज तक कोई भी इंसान का काम किया हूँ, कभी उसका नाम पूछ करके नहीं। हाँ, एक चीज़ पूछ लेते हैं, खतियानधारी है ना, हाँ आप आ रहे हैं, ये चीज़ जरूर पूछ लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ जरूर पूछ लेते हैं। एक चीज़ मुझे बताइएगा, एक शब्द है मॉब लिंचिंग, कैसे देखते हैं अखलाक अंसारी इसको? देखिए मैडम, मॉब लिंचिंग का हम हर एक समय खिलाफ है। अगर कोई मॉब लिंचिंग कहीं पर होता है, इसका मतलब है कि मेरा शासन और प्रशासन दोनों निठल्ला है, दोनों निठल्ला है। आप लोग दोनों में काबिलियत नहीं है। मॉब मतलब आप जाके पूछे ना कोई गुमटी वाला को, मॉब मतलब क्या होता है, शायद वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा मॉब मतलब क्या होता है। मॉब मतलब होता है भीड़। भीड़ में आप किसी को भी मार दिए, चाहे आप एक हिंदू को मार दिए, एक मुसलमान को मार दिए, एक सिख को मार दिए, एक क्रिश्चियन को मार दिए, आप एक इंसान को वहाँ पर मारे हैं। चाहे हिंदू का दोष हो या मुसलमान का दोष हो, सिख का दोष हो, क्रिश्चियन का दोष हो, किसी का भी कोई दोष हो, कानून है ना, देश में कानून बना हुआ है, प्रशासन है। प्रशासन का काम है उस मुजरिम को उठा करके कानून के समक्ष पेश कर देना। कानून का काम है उसके ऊपर उचित कार्रवाई करके उसको दोष देना, जेल का व्यवस्था है, जेल भेजना। लेकिन अगर किसी जाति विशेष को देख करके, किसी धर्म विशेष को देख करके अगर आप वहाँ पर मार देते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उस धर्म के प्रति एक गलत इच्छा रखते हैं, तब जाकर के आप उस चीज़ का अंजाम दिए हैं। जिस दिन भी हमारे देश के राजनेता यानी शासन और प्रशासन इस चीज़ पर शिकंजा कस लेंगे कि कभी भी मॉब लिंचिंग अगर कोई करता है तो उसके ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देख लीजिएगा, कभी भी कोई हिम्मत नहीं करेगा मॉब लिंचिंग को अंजाम देने के लिए। हमारे देश में जब भी कहीं भी कोई अपराध होता है, बड़ी घटना होती है, तो लोग किसी खास धर्म विशेष से जोड़ देते हैं, और अगर कोई एक गलती करता है तो पूरा का पूरा कौम या पूरा का पूरा जो एरिया है या उसके कास्ट वाले सब दोषी हो जाते हैं। इस पर क्या सोच है?
अच्छा एक बात हमको बताइए मैडम, आज तो आपने जितना भी चर्चा की हमको लगता है कि 1 घंटा का जो इंटरव्यू लिया है, आप यही चीज़ सोच के आए थे कि अखलाक को सिर्फ जाति पाति और धर्म पे ही पूछना है। नहीं देखिए, आपसे बहुत नहीं, पूछिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए। देखिए मैडम, आप जब कोई अच्छा काम समाज में कीजिएगा ना, तो शायद चर्चा लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, लेकिन बुरा जो होता है ना, वो सनसनी मतलब बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता है। जी। अगर आज थोड़ा सा आपका हम क्वेश्चन को दूसरे टाइप से थोड़ा सा जवाब दे देते हैं, जैसे कि एक जो दाऊद इब्राहिम जी बहुत बड़े डॉन है, जी तो क्या पूरा मुसलमान का जो आवाम है जी। वो पूरा डॉन तो बदमाश नहीं है? नहीं हैं? तो बहुत लोग कहते हैं अगर दाऊद इब्राहिम बहुत बड़े डॉन है तो मुसलमान लोग भी गुंडा ही होता है। जी। लेकिन इसी भारत देश पर हम लोगों ने एक मिसाइल मैन भी दिया है, वो आपको मालूम होगा जी। कौन है? बोलिए। APJ अब्दुल कलाम। तो क्या आप कभी फिर ये बात को क्यों नहीं बोलते हैं कि पूरा भारत के लोग साइंटिस्ट हैं? देखिए, एक व्यक्ति बुरा हो जाने से पूरा समाज बुरा नहीं हो जाता है, या फिर एक व्यक्ति अच्छा हो जाने से पूरा समाज अच्छा नहीं हो जाता है। नज़रिया होना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर कोई हिंदू में अगर कोई गलत काम किया है तो पूरा हिंदू सोसाइटी को हम गलत नहीं कर सकते हैं, या मुसलमान में किसी एक व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो पूरा मुसलमान सोसाइटी गलत नहीं हो सकता है। आज अखलाक जी, जो भी मैंने आपसे सवालों को पूछा है, कोशिश रही कि जो लोगों के जहन में सवाल है उसको आपके सामने लाया जाए। अब आपके ऊपर जो है सवाल रहेगा, खाना पीना बना लेते हैं? हाँ। देखिए, हम लोग बचपन से बोर्डिंग स्कूल में रहे हैं, रांची में भी रहे हैं, खाना पीना भी खुद बनाते थे और बहुत अच्छा से बना लेते हैं। शायद स्वादिष्ट खाना, या फिर ऐसे काम नहीं, एक बार मेरा आप लोगों को तो हम कहेंगे कि मेरा घर में आप लोगों का पर्सनल इनविटेशन रहेगा कि आज के वाइफ खाना बना कर रखेगी। नहीं, आज के दौर पर अगर रोटी हम खुद बेल देते तो आपको नहीं लगता है कि आप भी उतना बेहतर गोल रोटी बेल पाइएगा? तो मतलब इसका की मजबूरी रही कि बोर्डिंग स्कूल में मजबूरी। देखिए, जब भी आप बाहर में पढ़ेंगे तो आप तीनों टाइम होटल में नहीं खा सकते हैं। तो हम लोग मतलब सुबह में चॉप सिंघाड़ा खा लिए, कॉलेज चले गए, या फिर भूखे रह गए, कॉलेज से फिर पैदल आना, रास्ता पर थोड़ा सा सिंघाड़ा खा लेना, 12 बजे का खाना हो जाता था, और रात के समय रूम में ही रोटी या फिर चाय या रोटी दाल बना करके खा लेते थे, या सब्जी। और एक दिन वीकेंड में मतलब चिकन वगैरह ला करके, और मेरे रूम में जितने भी थे उसमें से मतलब हम लोग 6 रूम में रहते थे, 6 रूम में 5 हिंदू थे, 1 मुसलमान मैं था। ये भी मैं आपको बता दूं, और 10 साल का करियर में यही मेरा रूममेट रहा है, और आज भी उन लोग मेरे घर आते हैं, एक साथ हम लोग बैठ के खाना पीना सब चीज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, गाने वगैरह का शौक है? कुछ सुनाइएगा क्या? नहीं, गाना होना कभी नहीं मैडम, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि कोई हीरो हीरोइन जो पसंदीदा रहे हो, कोई कलाकार? हाँ, हीरो हीरोइन, देखिए अगर एक शब्द को लोग डिफाइन करे कि हीरो कैसे किसे कहते हैं, तो हम एक टीचर इसीलिए कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला बात कि आपने एक शब्द का प्रयोग किया हीरो, एक्चुअली सलमान खान हीरो नहीं है, अक्षय कुमार हीरो नहीं है, या फिर जॉन इब्राहिम या कौन संजय दत्त, ये सब हीरो नहीं है। इन लोगों को एक्टर बोलिए, इन लोग कलाकार हैं। इन लोग कहीं पर भी अपना जा करके कला को दिखाते हैं, और कला को दिखाने के बाद उन लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें हीरो का, तो शिवाजी हमारे हीरो हैं। बात पहले समझिएगा इस बात को, शिवाजी हीरो हैं, महाराणा प्रताप हीरो हैं। इन सब चीज़ों को आप हीरो बोलिए, इन लोग तो कलाकार हैं। तो अगर आप हमसे पूछते कि कलाकार आपको कौन पसंद है, तो कौन सा पसंद? तब हम आपको बोलते हैं कि देखिए, कलाकार में अगर वास्तविकता पूछिए तो हमको नहीं लगता कि इन 2 कलाकारों का मेरा आज तक कोई मूवी छूटा है। पहला अगर रूप दिया जाए तो सलमान खान, और दूसरा संजय दत्त। ये 2 हीरो नहीं, कलाकार का हम हर मूवी देखते हैं। बहुत पसंद। हाँ, अच्छा लगता था, पसंद किया, अच्छा लगता था, इंटरटेनमेंट के लिए देख लेते थे जी। और कोई पसंदीदा किताब? देखिए मैडम, या कोई ऑथर जो बहुत पसंदीदा प्रिय हो? एक्चुअली ऑथर की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा अगर किसी ऑथर को पसंद किए हैं
तो शेक्सपियर को पसंद किया। इंग्लिश वालों का अधिकांश इंग्लिश लिटरेचर वालों की वही पसंद हाँ, रहता है। शेक्सपियर ना। चलिए, जी। और दूसरा अगर हम कोई चीज़ को किए हैं, अलेक्जेंडर पोप। जी। अलेक्जेंडर पोप का इतिहास सही रहा है कि ही वॉज जस्ट 3.5 फीट, मतलब सिर्फ 3.5 फीट के एक इंसान थे। और अलेक्जेंडर पोप जो है वो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म जिसको कहा जाता था जी। अंग्रेजी लिटरेचर में, इतने बड़े वो राइटर थे। और उन्होंने आज तक अपने आप को इन्फीरियर महसूस नहीं किया कि हम इतना शॉर्ट हाइट के हैं, लोग क्या बोलेंगे, बल्कि उन्होंने अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट किया कि हम एक ऐसा इंसान है ना कि हम जो जो चीज़ लिख रहे हैं, आने वाला दिन मेरा लोग नाम को याद रखेगा। जी। वही थे अलेक्जेंडर पोप। चलिए, अंतिम सवाल रहेगा आपसे। आज की जो यूथ है वो नशे की गिरफ्त में आ रही है, ड्रग्स भी बहुत सारे वेरियस फॉर्म में है जिसको यूज कर रही है, इवन कंटिन्यू मोबाइल का एडिक्शन दिख रहा है। कैसे कोई एडिक्शन से खुद को दूर कर सकता है, किसी भी प्रकार का? देखिए मैडम, एक चीज़ तो कहेंगे कि हम सारे नौजवानों को या फिर हर एक लोगों को एक ही चीज़ कहेंगे कि नशा से दूर रहें। चाहे वो नशा आपका दारू का हो, भांग मदिरा कुछ भी हो। और दूसरा जो हमारा जो चलिए जिसको जो आदी है उसको तो आप छुड़वा नहीं सकते, जो पीता है छुड़ी हटाई, उस पर हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आज के दौर पर जो बच्चे लोग जो नशा कर रहे हैं, जो मोबाइल का, क्योंकि वो मेरा फ्यूचर है, वो मेरा देश का, मेरा समाज का वो एक पिलर होता है। तो उस पिलर को हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बिल्डिंग बनने से पहले वो धंस जाए। तो हम अपने सारे जो भी लोग आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, हम एक ही चीज़ कहेंगे कि ये जो गांव में या घर पे या मेरी माताएं बहनें आजकल देखते होंगे 6 महीना का बच्चा रो रहा है, उसको मोबाइल थमा देता है ताकि वो जो माँ है थोड़ा सा अपना समय को अच्छा से काट ले। हम एक ही चीज़ कहेंगे कि हमारे माँ लोगों ने भी, हमारे दादी लोगों ने भी बलिदान दिए हैं, थोड़ा सा आप वही बलिदान दे दीजिए। आप उस बच्चा को मोबाइल दे करके मत छोड़ दीजिए, बल्कि यही हम चाहेंगे कि कुछ समय अपना बच्चा को दे दीजिए ताकि आपका बच्चा जो है वो मोबाइल ना देखे। क्योंकि मोबाइल देखने से वो मोवोफिनिया करके एक आ रहा है ना, मोवोफिनिया करके एक बीमारी जो होती है कि जब तक बच्चा को मोबाइल नहीं दीजिएगा तब तक वो बच्चा एकदम ही अपने आप को व्याकुल महसूस करने लगता है, बड़ा ही खराब महसूस करने लगता है। ऐसा ऐसा वीडियो आता है कि जो बच्चा मोबाइल देखते देखते इतना परेशान हो जाता है कि अगर मोबाइल ना दीजिए तो उसको हाथ पैर या फिर पूरा बेचैनी से होने लगता है। तो ये मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मान लीजिए 1 साल का, 2 साल का, 8 महीना, 10 महीना, 5 साल, 6 साल, ये मेरा जनरेशन का फ्यूचर है, वो मेरा आने वाला जनरेशन का मेरा फ्यूचर है। और फ्यूचर को हम ऐसा ना कर ले कि पूरी रूप से वो बर्बाद हो जाए। तो समझ झारखंड वासी से हम यही कहेंगे कि अपने बच्चे सबको मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखिए ताकि जो मेरा जनरेशन हो एक मजबूत जनरेशन देने का कार्य करें। जो है वो तो मोबाइल से खुद को दूर कर लेंगे, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि अखलाक जी का कोई सोशल मीडिया में कोई ऐसा लश्कर है, आर्मी है, जो आप एक बयान जारी कर देते हैं किसी भी चैनल पे तो लाखों लोग देख लेते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है सर? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, वो तो हम इसलिए तो बोले कि बड़ा लोग देखिए, वो बड़ा लोग देखिए, बड़ा लोग देखिए। तो आप लोग इतना कैसे देखते हैं? क्या कारण है, कैसे ये हो पा रहा है? नहीं, ये सबका प्यार और आशीर्वाद है। हम तो आपको बता रहे हैं कि कोई इंसान या फिर कोई व्यक्ति नेता नहीं बनता है, आपको एक जनता ने नेता बनाया है। हर समय मैंने और हर एक समय हर चैनल पे एक ही चीज़ कहा है कि जब जनता का आशीर्वाद आपका सर पर है तबे तक नेता है, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगता है नेता को एकदम तुरंत उतार करके माथा से आपको पैरों तले मतलब रोन देगा। जनता ने आपको आशीर्वाद के तौर पर अगर नेता बनाया है, अपना सर का तिलक बनाया है, तो ज़मीन का मट्टी भी मत बनिए उसका आशा उम्मीद को कभी भी मत तोड़िए। और मैंने आपको पहले भी कहा, छोटा बच्चा मोबाइल से बचिए, बड़े लोग, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक फिर लोग कैसे जानेंगे। और जाहिर सा बात है, अगर किसी के साथ कुछ आपदा होता है, कुछ दिक्कतें होती है, तो फिर यही काम भी देता है। अच्छा, जुबान की जो आपकी शुद्धता है, जो तलफ़ुज़ है, इतनी सही अदायगी आम शख्स कैसे कर सकता है? कहाँ से तालीम हासिल हो सकती है? कहाँ, हम लोग तो बड़ा राण जैसा बोलते हैं जी, बिल्कुल नुक्ता वगैरह आपका तो एकदम एप्रोप्रिएट लगता है। कहाँ, कितना राण जैसा बोल रहे हैं, देखिए हम लोग तो कहाँ ऐसा लगता है कि हम लोग 10-15 लोगों को जब मैं इंटरव्यू कर ली हूँ, लगातार सबकी आवाज़ 1 घंटे सुनती हूँ, आपका सब कुछ ज पूरा उच्चारण एकदम पूरा नुक्ता सेटेड एकदम लग रहा है कि आपसे भी थोड़ा सा सीखे हैं, क्योंकि आप महिला होकर के हम लोग से इतना बेहतर बोल रहे हैं। नहीं सर, मेरी तो जाहिर सी बात है कि आप लोग से भी हम बहुत चीज़ सीखते हैं, मीडिया बंधु लोग से भी हम सीखते हैं।
और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि लर्निंग इज़ फ्रॉम मॉम टू टॉम, यानी सीखने का जो प्रक्रिया होता है माँ का कोख से लेकर के कब्र तक होता है। तो 2-4 चीज़ आप लोगों से भी हम लोग सीख लेते हैं। केतकी मैडम है, आपसे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मीडिया बंधु हैं, या बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे सखी संबंधी हैं, सारे लोगों से सीखते हैं। और हम लोगों का भी इतना उम्र नहीं हो गया है कि अब हम लोग का सीखने का उम्र, मतलब आपको ये राज खोलना नहीं है, उलझाते रहेंगे जलेबी ना की तरह। कहाँ उलझा रहे हैं, कहाँ सीख तो रहे हैं। नहीं, इतनी खूबसूरत जुबान के लिए एक एक शब्द जो है अप्रोप्रिएट बोला जा रहा है, जैसे लग रहा है कोई स्क्रिप्टेड मूवी हो। ना ऐसा बात कहाँ बोल दे रहे हैं मैडम। अच्छा एक बात बताइए, मीडिया के सामने ऐसा बोल दे रहे हैं, कभी देखे हैं जब आंदोलन करते हैं? क्या पता, सियासत करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जब आंदोलन करते हैं तो फिर पदाधिकारी बोलते हैं कि बड़ा रफली आप लोग बोलते हैं, तो सिचुएशन और कंडीशन के आधार पर बोलते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि आंदोलन करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ पर भैया भौजी करके बात बनता है, तो शायद वहाँ पर थोड़ा सा उग्र होना पड़ता है। लेकिन हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि लोगों के साथ उग्र हो या फिर कोई भी अधिकारी के साथ उग्र हो। लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर अधिकारी आप जनता के प्रति उग्र होइएगा तो फिर वो आपसे ज़्यादा उग्र फिर हम लोग हो जाएंगे और वो उग्र को फिर संभाल नहीं पाइएगा। ये साफ स्पष्ट कहते हैं कि अगर अधिकारी के सामने अखलाक अंसारी हाथ जोड़ना जानता है, और अगर हाथ जोड़ रहे हैं तो इस चीज़ को मत समझिए कि कमजोरी है। आपका कुर्सी का, आपका वर्दी का, आपका पावर का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप पावर को मिसयूज करिएगा ग्रामीण को साथ, आप गरीब जनता के साथ, तो फिर आप जानते हैं कि फिर आगे क्या होता है, बोलना नहीं है। अच्छा, मतलब सीधे उंगली से बात नहीं। हाँ, तब फिर अच्छा से बात नहीं करेंगे। आप अगर तू तड़ाक पे उतरिएगा तो फिर हम लोग भी तू तड़ाक पे भी उतर जाएंगे। अच्छा। अंत में आपने जुबान खराब कर ही दी है मतलब बोलते बोलते। चलिए, शुक्रिया अखलाक जी। वैसे मेरी सहयोगी केतकी जो है सियासत से जुड़ी और भी सवाल जो है अखलाक जी के साथ पूछेगी, लेकिन मुनव्वर राना का एक बहुत फेमस शेर है कि खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से, शराबी देवरों के बीच भौजाई रहती है। वैसे अखलाक अंसारी जी हैं, सोशल मीडिया के हीरो हैं, सेंसेशन है, JLKM पार्टी के उभरते हुए नेता हैं। पहचान जो है हासिल हो चुकी है, लेकिन काम जो है बहुत कुछ करना है। इसके अलावा इनके जो है कई एंगल से आज हमने इनके विचारों को टटोला है। बुद्धिजीवी हैं, ज्ञान जो है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, और लगातार कंटिन्यू आप इन्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विचार साझा किए हैं। सवालों में आज फंसाने की कोशिश रही, आगे भी रहेगी। लेकिन आज दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगी, आज पहला एपिसोड जो है आज हमने प्रसारित करने की कोशिश की है अखलाक अंसारी जी के साथ। कार्यक्रम का नाम हुकूमत रखा गया है। वैसे आप ज़रूर बताइएगा पर्सनालिटी को देखकर कैसा लगा, सोच विचार कैसी लगी, और सियासत में और आप किसे चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर हम उनकी क्लास लगाएं। वैसे मास्टर जी जो हैं अखलाक अंसारी जी, वो भी चाहते थे कि शायद नेताओं के क्लास को लगाए, तो खुद भी जो है उसी बिरादरी में शामिल हो गए हैं। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि किनको चाहते हैं कि बगल में बैठे और उनके साथ गुफ्तगू हो। अन्य खबरों के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।